हाय एवरीवन, पीटी 365 के आईआर की सीरीज में सिविल्स रिकॉर्ड पे आप सबका स्वागत है। ये आईआर का पीटी 365 का लास्ट पार्ट है, विच इज द थर्ड पार्ट। सबसे पहली न्यूज इसमें देखेंगे इंडिया मालदीव्स के बारे में। इससे पहले का हम सब कवर कर चुके हैं। सो मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कहा कि इंडियन ट्रूप्स जो उनके आइलैंड पे रुकी हुई थी अब उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। उन्होंने प्री पोल यानी इलेक्शन से पहले वहां एक प्रॉमिस किया था, इंडिया आउट कैंपेन। एक्चुअल में मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो थोड़े प्रो चाइना है, इसलिए वो इंडिया को पसंद नहीं कर रहे खासा। तो उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन के लिए बोला था, जिसको वो प्रॉमिस को पूरा कर रहे हैं। इंडिया आउट कैंपेन जो है ये प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स के द्वारा लेड किया जा रहा है। इस कैंपेन में जो इंडियन मिलिट्री की प्रेजेंस है मालदीव्स के अंदर, उसको स्ट्रांगली अपोज किया जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि मालदीव्स की जो सॉवरेनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अगर रिलेशन की बात की जाए दोनों कंट्रीज के, तो सबसे पहले ट्रेड की बात करेंगे। इंडिया और मालदीव्स जो है ये थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। मतलब आप ये समझिए कि इंडिया मालदीव्स का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इंडिया का इसके साथ ट्रेड सरप्लस है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रेड सरप्लस क्या होता है। मतलब इंडिया जो है उस देश को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट। सिक्योरिटी और डिफेंस की बात करेंगे तो 70% ऑफ द मालदीव्स का जो डिफेंस ट्रेनिंग मॉड्यूल है उस सबको इंडिया हैंडल करता है। इंडिया वहां पे एक नई कोस्ट गार्ड बेस बना रहा है उथुरु थिलफुल्हु अटॉल में। अटॉल ये कैपिटल मैले जो मालदीव्स का कैपिटल है उसके बिल्कुल पास है। इन दोनों की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है इकोवेरिन। इंडिया ने मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस कोस्ट गार्ड, जिसका नाम है इकाथा हार्बर, उसका फाउंडेशन स्टोन वहां पे रखा। इसके अलावा ऑपरेशन कैक्टस 1988 में इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया गया था, ताकि मालदीव्स में मिलिट्री रूल वगैरह अप्लाई ना हो सके, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा क्योस हुआ था। उसके बाद ऑपरेशन नीर चलाया था 2014 में, क्योंकि मालदीव्स में वाटर क्राइसिस हुआ था, उसको सॉल्व करने के लिए। डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात की जाए तो इंडिया ने इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एजुकेशन एस्टेब्लिश किया। वहां पे हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट दी है, यानी पैसा प्रोवाइड किया है। इसके अलावा इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन का पार्टनरशिप में मालदीव जो है वो भी हिस्सा है। मालदीव ने हाईएस्ट इंक्रीज जो है बजट का इंडिया में से वो अभी तक अचीव किया है। जब इंडिया का इंटरिम बजट जो है वो अलॉट किया जाता है, उसमें नेबरिंग कंट्रीज को भी पैसा दिया जाता है या बजट का कुछ हिस्सा दिया जाता है, तो मालदीव ने अभी तक सबसे ज्यादा पैसा या बजट एलोकेशन अभी तक इंडिया से लिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ग्रेटर मैल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया में डेवलप किया जाएगा। मतलब सॉरी, माले ये जो है कैपिटल है मालदीव का, राइट। टूरिज्म की बात करेंगे 2023 में इंडिया जो है वो लीडिंग सोर्स मार्केट है मालदीव की। बहुत सारे इंडियंस जो है वो मालदीव ट्रेवल करने जाते थे। ओपन स्काई अरेंजमेंट और वीजा फ्री एंट्री जो है वहां पे अवेलेबल करवाई गई है टूरिज्म के लिए, मेडिकल और बिजनेस पर्पज के लिए भी। दोनों कंट्री सार्क का, सेसिक का, IORA का यानी इंडियन ओशन रीजनल एसोसिएशन का, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का, यूनाइटेड नेशन का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और G77 का हिस्सा है। मालदीव्स की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका कैपिटल मैले है। इसकी जो वाटर बॉडी है वो इंडियन ओशन है, जिसमें ये आइलैंड आपका लोकेटेड है। यहाँ पे बहुत सारे कोरल एटॉल्स हैं जिससे मिलकर ये आइलैंड बना हुआ है। और ये भी कहा जाता है कुछ एशियंट वॉल्केनिक माउंटेन रेंज जो है वो समुद्र के अंदर मतलब एक तरीके से सबमर्ज्ड है, उन्हीं का उभरा हुआ हिस्सा इसका मतलब मालदीव्स में हमें देखने को मिलता है, ये बोला जाता है। ठीक है, जितने आइलैंड्स हैं वो लो लाइंग है, मतलब कि इनका जो डेप्थ है सी लेवल से वो 6 फीट से ज्यादा नहीं है। इसके अलावा इंडियन ओशियन, ये देखिए ये है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन को बहुत सारे चेक पॉइंट के साथ ये वाला आइलैंड जो है वो कनेक्ट करता हुआ नजर आता है। जैसे आप इंडियन ओशन के इस साइड चले जाएंगे तो आपको गल्फ ऑफ एडन मिलेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मिलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे है? पर्शियन गल्फ के पास में है। गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे है? रेड सी के पास में है। हम ऊपर कर चुके हैं पहले पार्ट्स में, राइट। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का मिलेगा। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का सिंगापुर के पास है, ईस्ट की तरफ में जब हम जाते हैं, ठीक है। और ये कुछ अटॉल्स हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। ये एटॉल्स ही आपके जो है वो मैले का हिस्सा है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इक्वेटर भी जो है इक्वेटर पास होती है मालदीव कंट्री से, ये भी ध्यान रखना है। मालदीव जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड से 8 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे इंडिया और मलेशिया की। इंडिया और मलेशिया दोनों जो है वो अपने ट्रेड को सेटल करने के लिए राजी हुए हैं कि इंडियन रुपीज में ही हम लोग ट्रेड को सेटल करेंगे इन एडिशन टू द अदर करेंसीज। मतलब ऐसे होता है ना, पहले जब व्यापार करते हैं तो जो इंटरनेशनल करेंसीज है जैसे यूएस डॉलर, उसी में ट्रेड होगा। पर अब क्या करते हैं, दो कंट्रीज आपस में टाई कर लेते हैं कि हम अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड को सेटल करेंगे। तो ऐसे ही इंडियन रुपीज में ट्रेड को सेटल करने की बात जो है वो की गई है दोनों कंट्रीज के बीच में। डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात की जाए तो फेडरेशन ऑफ मलाया, जिसको कहा जाता है मलेशिया से पहले के प्रीडिसेसर थे,
इसको 1957 में स्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है इंडिया और इसके बीच में, मलेशिया के बीच में 2015 में लॉन्च की गई। ट्रेड की बात की जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट 2010 में साइन किया गया, जिसमें इकोनॉमिक लेवल पे, जिसमें ना केवल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है बल्कि और भी बहुत सारे लेवल्स पे, यानी कि गुड्स, सर्विसेज, और भी आपके जो डिफेंस हो गया, और भी बहुत सारे पेरिफेरीज में रिलेशनशिप को बिल्ड किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव के अंडर। ठीक है, मलेशिया ने इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ मिलकर बहुत सारा पाम ऑयल इंडिया में हमेशा एक्सपोर्ट किया है। सो दे ऑल आर द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ पाम ऑयल टू इंडिया। डिफेंस एक्सरसाइज जो है इंडिया मलेशिया की, उसका नाम है एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति। मलेशिया की बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका कैपिटल है कुआलालंपुर। लैंड बॉर्डर की बात की जाए तो थाईलैंड के साथ नॉर्थ में बॉर्डर शेयर करता है। सिंगापुर यहाँ देखिए छोटा सा है, सिंगापुर के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा इंडोनेशिया के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि यहाँ पे इंडोनेशिया भी है। और फिर ब्रुनई के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये ब्रुनई है, ये छोटा सा जो आपको यहाँ दिख रहा है ब्रुनई है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मलेशिया में 2 नॉन कंटीजियस रीजन है, मतलब जो आपस में बॉर्डर शेयर नहीं करते, टच नहीं होते, लेकिन बोथ आर पार्ट ऑफ मलेशिया। यहाँ देखिए, एक हो गया वेस्ट मलेशिया जिसको पेनिनसुलर मलेशिया कहा जाता है, ये आपका मलाय पेनिनसुला में है। एक है ईस्ट मलेशिया, ये रहा आपका ईस्ट मलेशिया का हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ईस्ट मलेशिया जो है ये आपका मलेशिया तिमूर के नाम से जाना जाता है। ये पूरा का पूरा जो आइलैंड है ना, इसको कहते हैं बोर्नियो आइलैंड। इस बोर्नियो आइलैंड पे इंडोनेशिया का हिस्सा भी है, मलेशिया का हिस्सा भी है, और ब्रुनई नाम का कंट्री भी है। वाटर बॉडीज की बात की जाए तो साउथ चाइना सी है इसके नॉर्थ में, यहाँ आप देख सकते हैं। स्टेट ऑफ मलक्का है इसके वेस्ट में, यहाँ स्टेट ऑफ मलक्का सिंगापुर के पास में। फिर सुलू सी है इसके नॉर्थ में, सुलू सी नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, यहीं पे आपका सुलू सी नजर आएगा। उसके बाद है आपका सेलेब्स सी, ये आपका साउथ ईस्ट में है। ठीक है, जावा सी के बिल्कुल पास यहाँ में। अदर फैक्ट्स में देखा जाए तो मलेशिया ने इंडियंस की वीजा फ्री एंट्री जो है वो अलाउ करी है कि 30 दिन तक आप वहां पे आके रह सकते हैं विदाउट द वीजा। इंडिया फिलीपींस की बात करेंगे, इंडिया और फिलीपींस ने 5th मीटिंग हुई है ज्वाइंट कमीशन ऑन बायलैटरल कोऑपरेशन की। उसमें डिसाइड किया कि दोनों अपने डिफेंस पार्टनरशिप को और ज्यादा इनरिच करेंगे। दोनों के रिलेशन की बात की जाए तो 1949 में दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए गए थे। और दोनों के बीच में हिस्टोरिकल या कल्चरल लिंक भी है, जैसे कि संस्कृत वर्ड है, संस्कृत के कुछ वर्ड्स हैं जो वहां की लोकल लैंग्वेज जिसका नाम है टैगालॉग, उसमें भी पाए जाते हैं। फिर लगोना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जो सबसे पुराना आर्टिफैक्ट है, फिलीपीन में डिस्कवर किया गया था, उसको कावी में लिखा गया है। और ये कावी जो है ये हमारे यहाँ पे जो पल्लवा रूलर हुए थे उन्हीं की स्क्रिप्ट से मिलती जुलती भाषा है। इसके अलावा लोकलाइज जो वर्जन हमारी एपिक रामायण का, जिसको महारादिया लवाना कहा जाता है, वो भी वहां फिलीपींस में मौजूद है। इसके अलावा डिफेंस की बात की जाए तो 2022 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था कि हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम उसको सप्लाई कर रहे हैं फिलीपींस को। दोनों की नेवीज जो है वो हाइड्रोग्राफिक कॉपरेशन में बिल्डअप कर रही है रिलेशनशिप को। फिलीपींस की बात की जाए, दिस इज द कंट्री, कैपिटल इज मनीला। अच्छा, मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी वो है हेडक्वार्टर, ये आपको पता होगा। ठीक है, फिलीपींस एक आर्चिपेलागो है, मतलब 7,000 से ज्यादा आइलैंड है इसमें, और ये साउथ ईस्टर्न एशिया में आता है। और यहाँ साउथ चाइना सी है इसके इस तरफ में अगर हम देखेंगे, और इस तरफ में पैसिफिक ओशन है, दोनों के बीच में ये मर्ज है। इसके अलावा 3 आइलैंड ग्रुप में इसको बांट के पढ़ा जा सकता है। जो लुजोन है वो यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है। सेकेंड आइलैंड है विसायासा, उसके बाद है आपका मिंडानाओ, मिंडानाओ सबसे साउथ में है। बाउंड्री की अगर बात की जाए तो फिलीपीन सी हो गया यहाँ पे इसका, फिर यहाँ पे सेलेबस सी हो गया इसका, ठीक है, उस तरफ फिर सुलू सी हो गया ये, और साउथ चाइना सी, इन सारे सी से, समुद्रों से घिरा हुआ है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंडिया सऊदी अरेबिया की बात करेंगे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर और सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं, इन्होंने फर्स्ट समिट लेवल की मीटिंग करी है इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के तौर पे। मतलब दोनों स्ट्रेटेजिकली अपने रिलेशनशिप को और मजबूत करना चाहते हैं। ये काउंसिल की अगर बात की जाए तो ये काउंसिल 2019 में सेटअप की गई थी। इंडिया ऐसा चौथा कंट्री है जिसने रियाद के साथ ऐसी पार्टनरशिप करी है। इससे पहले रियाद यानी सऊदी अरेबिया ने यूके, फ्रांस और चाइना के साथ ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल कंडक्ट की हुई है। दोनों है अपने मतलब इस रिलेशनशिप को एक और लेवल आगे लेके जाना चाहते हैं, इसीलिए इस काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया। इस काउंसिल में पॉलिटिकल लेवल पे, सिक्योरिटी, सोशल और कल्चरल लेवल पे कॉपरेशन की बात की जाएगी। इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट को फेच किया जाएगा। इंडिया सऊदी अरेबिया के रिलेशन की अगर बात की जाए तो दोनों की डिप्लोमेटिक रिलेशन 1947 में शुरू हुए थे। उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2010 में बिल्डअप होनी शुरू हुई। इंडिया जो है वो सऊदी अरेबिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है व्यापार के मामले में, ठीक है, और सऊदी अरेबिया इंडिया का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इंडिया का सऊदी अरेबिया के साथ ट्रेड डेफिसिट है, मतलब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट क्या करेंगे, तेल करेंगे, है ना, पेट्रोल वगैरह। सऊदी अरेबिया सबसे तीसरे नंबर का लार्जेस्ट क्रूड या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सप्लायर है इंडिया को। मोर देन 2.4 मिलियन इंडियंस जो है वो सऊदी अरेबिया में जाते हैं एज अ माइग्रेंट और रहते हैं वहां पे। सऊदी में
मक्का और मदीना जैसी होली सिटीज भी हैं जहां पे हज और उमरा के लिए बहुत सारे लोग इंडिया से भी जाते हैं। दोनों कंट्रीज के बीच में बायलेटरल एक्सरसाइज का नाम है अल मुहद अल हिंदी। मल्टीलेटरल कॉपरेशन की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन, G20, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडियन ओशियन एसोसिएशन, इन सब के मतलब इन सब एसोसिएशन का पार्ट इंडिया भी है और सऊदी अरेबिया भी है। कंट्री की बात करेंगे, सऊदी अरेबिया का कैपिटल जो है वो रियाद है। ध्यान रखिएगा, बॉर्डर्स की बात करते हैं, लैंड बॉर्डर्स किसके साथ शेयर होता है, तो यहाँ नीचे देखिए, जॉर्डन के साथ, इराक के साथ, कुवैत के साथ, कतर के साथ, ओमान के साथ, यूएई के साथ, कतर के साथ, और लास्ट वन इज यमन के साथ। ये सब के साथ आपका सऊदी अरेबिया जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। ये रियाद इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, राइट। वाटर बॉडीज की बात की जाए तो रेड सी, गल्फ ऑफ एक्वाबा और पर्शियन गल्फ। यहाँ देखिए, ये आपका रेड सी रहा, ये आपका पर्शियन गल्फ रहा इस तरफ में, ठीक है, और यहीं पे आपका है गल्फ ऑफ एक्वाबा ऊपर की तरफ में। ये सब बॉर्डर शेयर करते हैं आपके सऊदी अरेबिया के साथ। इसके अलावा कंट्री जो है वो अरेबियन पेनिसुला का 4/5 हिस्सा ऑक्यूपाई करता है, सबसे मेजर हिस्सा। अरेबियन पेनिसुला जो है वो उसमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा सैंड एरिया है। इस सैंड एरिया का नाम है रूबेल खली, जिसको एम्प्टी क्वार्टर भी कहते हैं। ये कह लीजिए बहुत बड़ा डेजर्ट है, इसको बोल सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। जब आप ना फिजिकल का मैप देखते हैं वर्ल्ड का, उसमें आपको इस पोर्शन में ना रुबेल खली जो है वो बड़ा बड़ा दिखेगा लिखा हुआ, तो डेजर्ट का ही हिस्सा है, लार्जेस्ट सैंड एरिया इसको कहा जाता है। इसके अलावा मक्का और मदीना जैसी होली सिटीज जो है वो यहाँ पाई जाती हैं। इसके ईस्ट में यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, ठीक है, और पर्शियन गल्फ के पास ही बहुत सारे सऊदी अरेबिया के ही एबंडेंट ऑयल फील्ड्स हैं जहां से तेल सप्लाई होता है। इंडिया और यूएई की बात करेंगे, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें दुबई भी आता है, राइट। इंडिया और यूएई ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट किया था साइन, इसको 1 साल हो चुका है। सो यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है वो अप्रूव कर दी है इस कंट्री के साथ। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी मतलब दोनों कंट्रीज एक दूसरे के देश में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे। इंडिया और यूएई के इस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले 2022 में ये आपका फोर्स में आया था। ट्रेडिशनल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो हम करते हैं ना, फ्री व्यापार का अग्रीमेंट, उसमें तो ऐसा होता है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के गुड्स पे टैरिफ नहीं लगाएंगे, इतना से कुछ होता है बस, थोड़ा बहुत ट्रेड फ्री रहेगा, टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होती है ना, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे ना केवल गुड्स बल्कि सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, डिस्प्यूट, इन सब का सॉल्यूशन जो है वो दिया होता है। इंडिया और यूएई ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की काउंसिल को भी लॉन्च किया है। इंडिया ने इसके अलावा सेपा का जो अग्रीमेंट है वो जापान और साउथ कोरिया के साथ भी साइन किया है। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की अगर बात की जाए तो दोनों कंट्रीज ने ये जो ट्रीटी साइन की है, इसका मेन पर्पस है कि दोनों कंट्रीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके और फॉरेन इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिल सके कि हाँ जी, रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट जा रहा है। एग्जिस्टिंग अगर देखा जाए बायलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन अग्रीमेंट यूएई के साथ, वो हमारा सितंबर 2024 में एक्सपायर हो जाएगा। सो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट जो आपका ये अग्रीमेंट होता है, ये दरअसल एक रेसिप्रोकल अग्रीमेंट होता है ताकि इन्वेस्टमेंट को नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेक्शन दिया जा सके। इंडिया ने 83 कंट्रीज के साथ बीआईटी को साइन किया है 1993 से, और नया मॉडल इंडिया अब लेके आया है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का, जो 2015 के बाद से अडॉप्ट किया गया है। कुछ रिसेंट डेवलपमेंट की बात करेंगे, देखिए, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम जो है वो दोनों देशों के बीच में साइन किया गया ताकि दोनों देश लोकल करेंसी में व्यापार कर सकें। इसके अलावा इंडिया का जो यूपीआई है उसको यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट भी किया गया। फिर एनपीसीईआई का, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, और अल इतिहाद पेमेंट जो है यूएई का, इन्होंने आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया था ताकि रुपए डोमेस्टिक कार्ड सिस्टम यूएई में भी चलाया जा सके। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया दोनों कंट्रीज के बीच में ताकि आईआईटी दिल्ली का कैंपस अबू धाबी में खोला जा सके। सबसे पहला आईआईटी का जो कैंपस था वो तंजानिया में खोला गया था। इंडिया और यूएई के रिलेशन की बात करते हैं, यूएई इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और इंडिया जो है वो इनका 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है इस कंट्री के साथ भी, ऑब्वियसली हम लोग इससे भी ऑयल पेट्रोल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। डिफेंस की बात की जाए तो दोनों कंट्रीज के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है डेजर्ट ईगल, मैरीटाइम कॉपरेशन के लिए है। यूएई में बहुत सारा इंडियन डायस्पोरा रहता है जिसकी वजह से यूएई से बहुत सारा रेमिटेंस इंडिया को आता है। रेमिटेंस क्या होता है, फॉरेन में रहने वाले हमारे यहाँ के जो नेशनलिस्ट हैं या हमारे यहाँ के लोग हैं वो वहां से पैसे यहाँ भेजते हैं इंडिया में। मल्टीलेटरल कॉपरेशन में I2U2 नाम का जो ग्रुप है, इसका फुल फॉर्म बताइए, ये हम कर चुके हैं। आई का मतलब इजराइल, फिर आई का मतलब इंडिया, यू का मतलब यूएसए, यू का मतलब यूएई। ये 4 कंट्रीज का ग्रुप है, इसका हिस्सा है दोनों कंट्रीज। यूएई जो है वो इंडियन
जो आपका ये मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका भी हिस्सा है। स्पेस कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो इसरो ने यूएई का सबसे पहला नैनो सैटेलाइट था नाइफ 1, उसको लॉन्च भी किया था। रिलेटेड डेवलपमेंट में बात करेंगे कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की। यूएई ने अपना जो पार्टिसिपेशन है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस से उसको विदड्रॉ कर लिया है। दरअसल ये एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम पार्टनरशिप है जिसका इंडिया भी हिस्सा है, जिसका मेन पर्पज क्या है? देखिए बहुत सारा क्राइम समुद्र के थ्रू होता है, राइट? जैसे स्मगलिंग हो गया, नारकोटिक बेचना हो गया, हम सब इन चीजों को रोकना चाहते हैं। इसके लिए एग्रीमेंट साइन किया गया है या ये फोर्सेस बनाई गई हैं। पायरेसी वगैरह सबको इसमें कंप्रेस किया जाए, सुप्रेस किया जाएगा। CMF जो है इसको कमांड कौन कर रहा है? यूएस नेवी वाइस एडमिरल। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बहरीन में है। अब बात करेंगे कंट्री की, ये रहा आपका यूएई, ठीक है, कैपिटल है अबू धाबी। लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो सऊदी अरेबिया के साथ और ओमान के साथ इसका बॉर्डर टच होता है। वाटर बॉडी पर्शियन गल्फ के साथ वाटर बॉडी लगती है, यहीं पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और फिर यहाँ है गल्फ ऑफ ओमान जिसके साथ इसका वाटर बॉडी शेयर होता है, वाटर बॉर्डर। अब बात करते हैं अदर फैक्ट्स की। यूएई जो है तो ये दरअसल 7 एमिरेट्स से मिलकर बना है, इसीलिए इसका नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। वो 7 एमिरेट्स के नाम लिखे गए हैं। अबू धाबी सबसे बड़ा एमिरेट है इसमें, फिर सेकंड है दुबई, फिर शारजा, फिर आजमान, फिर उमल कुवान, फिर रस अल खैमा और फुजियारा। सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सैंड ड्यून्स जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका एक ओसिस है जिसका नाम है लीवा। इसी ओसिस क्या होता है? जैसे राजस्थान रेगिस्तान के एरिया में पानी का एक मतलब एरिया होगा जिसके आसपास में लोग रहते होंगे, राइट? उसी को ओसिस कहते हैं। सो ओसिस ऑफ लीवा जो है इसके ही मतलब बिल्कुल बगल में या वेस्ट में कह लीजिए आराधा नाम का सैंड ड्यून है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैंड ड्यून है, उनमें से एक है। इंपॉर्टेंट कौन कौन से ओसिस हैं जहां पे लोग रहते हैं आसपास में, जहां पे पानी की सप्लाई है यूएई में? वो है अल इन, ये आपका आबू धाबी के ईस्ट में है। इंडिया और यूएसए की बात करेंगे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यूएसए में विजिट किया और ये 3rd ऑफिशियल स्टेट विजिट था। इससे पहले 1969 और 2009 में ये विजिट हो चुके हैं। ट्रेड की बात की जाए तो स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग दोनों के बीच में लॉन्च किया गया। सेमीकंडक्टर की सप्लाई को लेकर दोनों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। पब्लिक प्राइवेट ज्वाइंट टास्क फोर्सेस सेटअप की गई हैं ताकि इंडिया का जो भारत 6G है जिसमें हम 6G नेटवर्क को लेकर आ रहे हैं और यूएस का नेक्स्ट जी अलायंस है, ये आपस में कोलिड कर सके। किस चीज के लिए? ताकि दोनों देशों में टेलीकम्युनिकेशन अच्छे से बिल्डअप हो सके और ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क जो है उसका ग्रोथ हो सके। देखिए ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क क्या होता है? जिसमें आपको ना मतलब रेडियो सिग्नल्स जो होते हैं पर्टिकुलर, उन पे डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है कम्युनिकेशन के लिए। क्वांटम टेक की बात करेंगे। इंडो और यूएसए ने क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया। इसके अलावा इनोवेशन हैंडशेक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जिसमें जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है दोनों कंट्रीज के वो आपस में कनेक्ट करेंगे ताकि दोनों में रिसर्च और इनोवेशन अच्छे से चलता रहे। और यूएस और इंडिया का एक इनिशिएटिव है ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसको भी स्टार्टअप के कनेक्शन से बूस्ट मिलेगा। ये जो आपका इनिशिएटिव है ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसको 2023 में सेटअप किया गया था ताकि डिफेंस के एरिया में दोनों कंट्रीज जो है वो टेक्नोलॉजी पे ग्रुपिंग कर सके, अच्छे से बिल्डअप कर सके टाइज को और उसमें इनोवेशन लेके आ सके। क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की बात करेंगे। इंडिया और यूएसए का न्यू एंड इमर्जिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया ताकि क्लीन एनर्जी के ऊपर पार्टनरशिप हो सके। क्रिटिकल मिनरल्स में देखा जाए तो इंडिया जो है वो यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का एक नया मेंबर बना है। देखिए ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में 13 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन है जिनका मेन पर्पस क्या है? जो भी क्रिटिकल मिनरल्स है वर्ल्ड के अंदर, ग्लोब के अंदर, वहां पे पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को फेच करना। अब इंडिया भी इसका पार्टनर है। एमएसपी के पार्टनर्स में आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, नॉर्वे, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, यूके, यूएसए, यूरोपियन यूनियन सब है। लेकिन ना पाकिस्तान है ना चाइना है ना, और बांग्लादेश भी नहीं है। कुछ हमारे नेबरिंग कंट्रीज तो खास करके आपको ध्यान रखने होते हैं जो नहीं है ऐसी पार्टनरशिप का हिस्सा। अब यूएस जो है उनके द्वारा 2 नए कॉन्सुलेट जो है वो इंडिया में खोले जाएंगे, एक बेंगलुरु में, एक अहमदाबाद में। और इंडिया जो है वहां पे यूएस के अंदर सीटल में अपना एक नया कॉन्सुलेट जो है वो खोलेगा और यूएस में 2 नए और कॉन्सुलेट खोलेगा जिनकी लोकेशन डिसाइड की जाएगी। रिलेशन की बात की जाए तो यूएस इज द मेजर एक्सपोर्ट हब फॉर इंडियन गुड्स, मतलब इंडिया के बहुत सारे गुड्स जो हैं वो यूएस में भी जाते हैं। इंडिया यूएस की ट्रेड पॉलिसी फोरम को 2005 में स्टैब्लिश किया गया था। इंडिया का ट्रेड सरप्लस है एक तरीके से अगर देखा जाए यूएस के साथ। यूएस की अगर बात की जाए तो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है। सबसे ज्यादा हम डिफेंस के इक्विपमेंट रशिया से खरीदते हैं, फिर फ्रांस से, और 3rd नंबर पे यूएसए। मिलिट्री एक्सरसाइज दोनों के बीच में है, युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबार और इम्पैक्ट। मेजर डिफेंस अग्रीमेंट जो इंडिया ने साइन किए हैं और यूएस भी उसका हिस्सा है।
लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट 2016 में आया था। कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट 2018 में, ताकि दोनों जो कंट्रीज हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें रिगार्डिंग टू द सिक्योरिटी प्लेसेस जो दोनों देशों में है ना, और सिक्योरिटी के कुछ एवेन्यूज के बारे में। अब इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अग्रीमेंट 2019 में सेटअप हुआ था। फिर है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट 2020 में आया था। इंडियन डायस्पोरा जो है वो यूएसए में काफी ज्यादा पाया जाता है। देखिए यूएस में सबसे ज्यादा मैक्सिकन्स पाए जाते हैं डायस्पोरा में, या फिर अगर देखा जाए माइग्रेंट के तौर पे, और सेकेंड नंबर पे इंडियंस है, सेकेंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप। अब बात करेंगे रिलेटेड न्यूज की, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव अग्रीमेंट। इंडिया और यूएस ने ये अग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। दरअसल दोनों देशों के बीच में 1997 में भी ऐसा एक अग्रीमेंट था, उसको सुपरसीड करने के लिए नया इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव अग्रीमेंट लाया गया है। इसका मेन पर्पस यही है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो दोनों देशों में एक दूसरे के पास जाती रहनी चाहिए। खास करके इंडिया के पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इससे आता है। ये इन्वेस्टमेंट डीएफसी जो कि यूनाइटेड नेशन की, यूएसए की ही एक डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी है, उसके द्वारा दिया जाता है। ये इन्वेस्टमेंट डेट के फॉर्म में, शेयर के फॉर्म में, कैसे भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट प्रोजेक्ट। आईआईए यानी कि इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव अग्रीमेंट एक लीगल रिक्वायरमेंट है, किसके लिए? डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी के लिए या कॉर्पोरेशन के लिए, ताकि वो इन्वेस्टमेंट सपोर्ट इंडिया को लगातार दे सके। इसके अलावा इंडिया में 1974 से पहले या उसके बाद से भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो इन एजेंसीज के द्वारा दिया गया है। फ्रेंड शोरिंग की बात करेंगे, इंडिया जो है वो यूएस का एक नया डेस्टिनेशन बना है फॉर द फ्रेंड शोरिंग फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन। देखिए दवाइयों के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए होता है। चाइना उस चीज पे डोमिनेंस करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे यहाँ से सारा रॉ मटेरियल जाए, ठीक है। पर फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन्स के लिए इंडिया भी एक अच्छा ऑप्शन है यूएस के पास, क्योंकि इंडिया के पास भी बहुत सारा रॉ मटेरियल, फार्मेसी के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है ना। तो यूएस जो है वो अब इंडिया को अपना नया दोस्त आप बोल सकते हैं मान रहा है इन टर्म्स ऑफ दिस फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन। ये जो फ्रेंड शोरिंग है इसको यूएस ने ही शुरू किया था, जिसका मेन पर्पस क्या था कि इकोनॉमिक कॉपरेशन हमेशा बिल्डअप होता रहना चाहिए, और ग्लोबल लेवल पे जितनी सप्लाई चेन्स हैं, जैसे इस केस में दवाइयों का सप्लाई चेन, वो कभी भी एक्सटर्नल चीजों की वजह से डिसरप्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कल को किसी देश में वॉर छिड़ जाए, कुछ हो जाए तो सप्लाई डिसरप्ट हो जाए, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आइडिया क्या है कि वो कंट्रीज एक साथ आएंगे जिनके वैल्यूज एक साथ मिलते जुलते हैं, ताकि वो एक साथ मिलकर अपनी कंपनीज को एक पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रो कर सकें, और सप्लाई चेन जो है वो हमेशा से विदाउट द डिसरप्शन चलती रहे। रिलेटेड टर्म्स यहाँ पे देखिए, ऑफशोरिंग, रीशोरिंग। ऑफशोरिंग का मतलब क्या होता है कि जो कंपनीज हैं वो अपने कॉस्ट को कट करने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग दूसरे देश में लेके जा रही हैं, और उस देश में लेके जाएंगी जहां पे लेबर जो है वो चीप मिलेगा। रीशोरिंग का मतलब क्या हुआ कि कंट्रीज जो है वो अपना प्रोडक्शन वापसी से अपने होम कंट्री में लेके आ रही हैं और दूसरे कंट्री को छोड़ रही हैं, ठीक है। अबाउट द कंट्री देख लीजिए, यूएसए की बात करेंगे। सो यूएस का कैपिटल जो है वो वाशिंगटन डीसी है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी यूएसए का कुछ हिस्सा है। यूएस जो है उसमें 48 कॉन टर्मिनस स्टेट है, और स्टेट ऑफ अलास्का, आइलैंड स्टेट ऑफ हवाई, ये भी इसका हिस्सा है। और कनाडा इसके नॉर्थ में है, ये रहा। मैक्सिको इसके साउथ में है। अटलांटिक ओशियन इसके ईस्ट में है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है वेस्ट में। यूएस फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का, फर्स्ट है रशिया, सेकंड कनाडा, थर्ड आपका चाइना। एरिया वाइज बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी ग्रेट लेक्स पाई जाती हैं। यहीं पे कनाडा और यूएस के बीच में है वो लेक्स, जिनका नाम है लेक सुपीरियर, लेक होरॉन, लेक मिशिगन, लेक एरी और लेक ओंटारियो। इनमें से सबसे बड़ी लेक कौन सी है, कमेंट सेक्शन में जरा बताइएगा। और ध्यान रखिएगा, आपको एक चीज और बतानी है कि कौन सा पैरेलल लैटिट्यूड है या कितने डिग्री का लैटिट्यूड है जो आपका कनाडा और यूएसए को अलग करता है। दिस इज द स्टैटिक पोर्शन क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए। इंडिया और यूएस के डिफेंस रिलेशन को अगर देखा जाए तो यूएस इंडिया डिफेंस एक्सलरेशन इकोसिस्टम लॉन्च किया गया, जिसको इंडस एक्स कह रहे हैं। मेन पर्पस है दोनों स्ट्रेटेजिक लेवल पे टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप बिल्ड कर सकें, गवर्नमेंट भी, बिजनेस इंस्टीट्यूशन भी और एकेडमिक्स भी। अग्रीमेंट किया गया, उसके बाद को प्रोड्यूस द GEF414 जेट इंजन। देखिए ये जेट इंजन एक टर्बोफैन इंजन है, जिसको कि जीई के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, और यूएस की नेवी 30 साल से इसको यूज कर रही है। 8 देश हैं ऐसे जिन्होंने F414 पावर जेट जो है उनको यूएसए से खरीदा और यूज किया। अब इंडिया भी इसको जल्दी से लेगा, मतलब अटेन करेगा, ठीक है, यूएसए। इंडिया ने हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस अनमेन्ड एरियर व्हीकल यानी कि यूएवी जो है, जिसका नाम है आपका MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन, जिसको जनरल एटॉमिक प्रेडेटर ड्रोन भी कह रहे हैं, इसको यूएसए से परचेज करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। अब डिफेंस इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन में अगर देखा जाए तो दोनों कंट्रीज जो है
वो नेगोशिएट कर रहे हैं। इसमें नेगोशिएशन में सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट और रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट के अग्रीमेंट है। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई का मतलब यही है कि प्रायोरिटी लेवल पे दोनों कंट्रीज एक दूसरे का ध्यान रखते हुए एक दूसरे के कंपनीज को बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जितने भी बिल्डअप किए हैं दोनों ने एक साथ में, और जितने ऑर्डर सप्लाई के लिए दिए गए हैं उनको टाइमली डिलीवर किया जाए। फिर रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट का मतलब यही है कि कॉम्प्लीमेंट्री एक्विजिशन ऑफ डिफेंस आर्टिकल फ्रॉम ईच अदर कंट्री। मतलब ऐसा ये हुआ कि रेसिप्रोकल तरीके से, जैसे इंडिया ने अगर डिफेंस के लिए कुछ खरीदा यूएसए से, तो यूएस भी रेसिप्रोसिटी में इंडिया से कुछ खरीदेगा डिफेंस रिलेटेड। ठीक है, ये हो गया मतलब आदान प्रदान करना। इंडिया का लीडरशिप रोल है किसमें, क्वाड इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव में, जिसको 2022 में यूएस ने अनाउंस किया था, जिसका मेन पर्पस था ओपन लेवल पे, फ्री लेवल पे पैसिफिक ओशन को ट्रेड के लिए यूज करना, और इंडिया इसमें लीड कर रहा है। मेन पर्पस यही है कि जितने भी रीजनल पार्टनर्स हैं पैसिफिक ओशन के आसपास, उसके साथ अमेरिका अपना टाई अप करना चाह रहा है ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी बनी रह सके और वहां से ट्रेड अच्छे से हो सके। इंडिया यूएस की स्पेस रिलेशन को अगर देखा जाए तो नासा जो है वो एडवांस ट्रेनिंग दे रहा है इंडियन के एस्ट्रोनॉट को। किस चीज के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2024 में लॉन्च हो रहा है, उसके लिए इंडियन एस्ट्रोनॉट ट्रेन किए जा रहे हैं। इसके अलावा इंडिया ने यूएस के द्वारा जो आर्टेमिस अकॉर्ड है उसको भी साइन किया है 27th मेंबर के तौर पे। नासा जो है वो क्रू सीट्स देगा किसको, गेटवे डेवलपमेंट कंट्रीब्यूटर्स को, मतलब कि जो कंट्रीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नासा के इस आर्टेमिस मिशन में, उनको कुछ ना कुछ उनके मेंबर्स को भी मतलब उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा एक तरीके से उस मिशन में। तो इंडिया क्योंकि साइन कर चुका है ये मेंबरशिप, तो ऑब्वियसली इंडिया के भी जो लोग हैं या इंडिया के भी कुछ एस्ट्रोनॉट हैं उनको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। गेटवे क्या है, गेटवे एक अपकमिंग नासा लेड इंटरनेशनल लूनर ऑर्बिटल स्टेशन है, मतलब कि हम लोग चंद्रमा के ऊपर लेके जाएंगे एस्ट्रोनॉट्स को। ठीक है, आर्टेमिस एस्ट्रोनॉट होंगे जिनको कहते हैं हम आर्टेमिस एस्ट्रोनॉट, उनको लेके जाएंगे। गेटवे उसी का एक पार्ट है, प्रोजेक्ट है। अब इसमें हो सकता है इंडिया के भी क्रू मेंबर्स को सीट दी जाए। आर्टेमिस अकॉर्ड की बात करते हैं। ये अकॉर्ड जो है ये यूएसए स्टेट डिपार्टमेंट और नासा के द्वारा 2020 में साइन किया गया था। इसका मेन पर्पस क्या था, चंद्रमा हो गया, मार्स हो गया, कॉमेट, एस्ट्रॉइड, इन सब चीजों को पीसफुल पर्पस के लिए यूज करना। जो भी सिग्नेटरीज हैं उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो अपनी नेशनल स्पेस पॉलिसी को शेयर करेंगे, अपनी एक्टिविटीज को शेयर करेंगे, और जो गवर्नमेंट्स हैं जिनके साथ यूएसए जैसे है ना, जो गवर्नमेंट है जिनके साथ यूएसए आर्टेमिस अकॉर्ड साइन कर रहा है, वो सारी की सारी गवर्नमेंट जो है वो आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के हिसाब से काम करेंगी, आउटर स्पेस हेरिटेज को प्रोटेक्ट करेंगी, और ऑर्बिटल डेब्रीज जितनी भी है उनको कम करने की कोशिश करेंगी ताकि स्पेस में किसी भी तरीके का वो ना हो, डिस्ट्रक्शन ना हो। क्योंकि ऐसा होगा ना, बहुत सारे अगर फालतू के स्पेस डेब्रीज होंगे तो आपस में टकराना शुरू कर देंगे, इसलिए ऑर्बिटल डेब्रीज को मिटिगेट किया जाएगा। आर्टेमिस अकॉर्ड के यहाँ पे सिग्नेटरीज देख लीजिए, एशिया में डेफिनेटली इंडिया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और यहाँ पे चाइना नहीं है। ठीक है, और बांग्लादेश भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। रेस्ट ऑफ द कंट्रीज आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब अगली बात करेंगे हम लोग इंडिया कनाडा की। देखिए, कनाडा और इंडिया के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन बिल्डअप हुआ था, क्योंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था कि इंडियन एजेंट्स जो हैं, जो मतलब कनाडा के अंदर हैं, वो दरअसल यहाँ पे एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर थे, उनको मारने में उनका कंट्रीब्यूशन है। मतलब उन्होंने मर्डर किया कनाडा के अंदर इंडियन एजेंट्स ने किसी सिख सेपरेट लीडर का। तो देखिए ये एलिगेशन कैसे लगाए गए। दरअसल 5i अलायंस एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, कनाडा और 4 कंट्री इसमें इन्वॉल्व है। इन्होंने बोला खुफिया एजेंसी से पता करके कि हाँ जी इंडियन एजेंट इसमें इन्वॉल्व थे। कनाडा ने क्रिटिसाइज किया और ये भी कहा कि इंडिया के जो मतलब 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, उन्होंने मतलब ऐसा किया था, उन्होंने ये कहा था कनाडा ने, हमारे यहाँ के जो इंडियन डिप्लोमेट थे जो कनाडा में थे उनको बोला था यहाँ से कनाडा को खाली कर दो। फिर रिटर्न में इंडिया ने भी बोल दिया कि यहाँ पे उनके जो डिप्लोमेट है वो भी चले जाएं। और कनाडा ने ये क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा था कि वियना कन्वेंशन जो है उसको आपने ब्रीच किया है, इसलिए यहाँ से डिप्लोमेट को कनाडा से चले जाना चाहिए। इंडिया कनाडा के रिलेशन की बात की जाए तो 1947 में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हुआ था। सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट दोनों के बीच में 2010 में साइन हुआ। दोनों ही ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का पार्ट है, ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, राइट। डायस्पोरा की बात की जाए तो कनाडा लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा वर्ल्ड का जो है वो होस्ट करता है, मतलब 3% ऑफ द टोटल कैनेडियन पॉपुलेशन में इंडियंस आते हैं। 5i अलायंस की बात की जाएगा, 5i इंटेलिजेंस अलायंस, ये एक इंटेलिजेंस अलायंस है जिसमें यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे कंट्री शामिल है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसको बनाया गया था। 1946 में यूके और यूएस का अग्रीमेंट हुआ था ताकि आपस में इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके।
फाइव आई इंटेलिजेंस जो है वो दरअसल नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के ऊपर निगरानी रखती है और सिक्योरिटी जो है हर एक कंट्रीज की, ये जो 5 कंट्रीज हैं इनकी सिक्योरिटी इंश्योर करती है ताकि कोई आउटर एलिमेंट आके इनकी सिक्योरिटी को ब्रीच करके ना चला जाए। वियना कन्वेंशन जिसको कनाडा कह रहा है इंडिया ने ब्रीच किया है, ये डिप्लोमेटिक रिलेशन के ऊपर कन्वेंशन है, 1961 में साइन हुई थी, 1964 में इन्फोर्स हुई थी। ये कंप्लीट रूल ऑफ फ्रेमवर्क है जो बताती है कि कैसे डिप्लोमेटिक रिलेशन दोनों कंट्रीज के बीच में, सोवरेन स्टेट्स के बीच में बिल्डअप होंगे, मेंटेन होंगे और टर्मिनेट किए जा सकते हैं। इसमें डिप्लोमेटिक मिशंस पे जो भी आपके डिप्लोमेट्स गए होते हैं उनको प्रिविलेज और इम्यूनिटी देने की भी बात की गई है। आर्टिकल 11.1 ये कहता है कि इंटरनेशनल मिशंस का जो साइज है वो कितना रहेगा दूसरे कंट्री में, ये भी कन्वेंशन में क्लियरली मेंशन है। अब कंट्री की बात की जाए तो कनाडा का जो कैपिटल है वो आपका ओटावा है। लैंड बॉर्डर यूएस के साथ शेयर करता है साउथ में, इसके अलावा ग्रीनलैंड के साथ जो डेनमार्क का पार्ट है उसके साथ शेयर करता है, और यूएस का ही स्टेट है अलास्का उसके साथ शेयर करता है। वाटर बॉडीज की बात की जाए तो यहाँ पे वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है, फिर आर्कटिक ओशियन है आपका यहाँ पे नॉर्थ, आर्कटिक ओशियन है नॉर्थ में, ये देखिए नॉर्थ में, और अटलांटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन ये रहा, और ये रहा अटलांटिक ओशियन आपका ईस्ट में। कनाडा जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज वर्ल्ड में, फर्स्ट रशिया है। लार्जेस्ट ऑफ द कनाडा का फिजियोग्राफिक रीजन जो है वो कैनेडियन शील्ड से बना हुआ है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना पूरा, ये कैनेडियन शील्ड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पेनिसुला इंडिया है ना हमारे यहाँ पे मिनरल से रिच, वैसे कैनेडियन शील्ड है बहुत मिनरल रिच। इंडिया ब्राजील की बात करेंगे 2023 में दोनों इंडिया और ब्राजील के बीच में काफी साल हो गए हैं रिलेशनशिप को। 2023 मार्क था 75th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन ब्राजील एंड इंडिया, 75 साल हो गए रिलेशन को। और इसके अलावा इप्सा का 20th एनिवर्सरी 20वां सालगिरह हमने मनाया। इप्सा क्या है? इंडिया ब्राजील और साउथ अफ्रीका का फोरम है। इंडिया ब्राजील के रिलेशन की अगर बात की जाए तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों के बीच में 2006 में शुरू हुआ था। इंडिया मर्कोसर प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो दोनों के बीच में साइन हो रखा है। मर्कोसर में बहुत सारे कंट्रीज है रीजनल लेवल पे, ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पैराग्वे, मतलब डायरेक्टली इंडिया का इन सब के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट है। इसके अलावा इंडिया का ब्राजील के साथ ट्रेड सरप्लस है। डिफेंस की बात की जाए तो इप्सामार एक ज्वाइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसमें ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडिया इन्वॉल्व है। एनवायरमेंट की अगर बात की जाए तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के लिए दोनों कंट्रीज जो हैं वो फाउंडिंग मेंबर हैं, इंडिया और ब्राजील। मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन में ब्रिक्स, इप्सा, G20, यूएन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सबका हिस्सा इंडिया भी है, ब्राजील भी है। इप्सा फोरम की बात करते हैं। ये जो ग्रुपिंग है इसको दरअसल 2003 में फॉर्मलाइज किया गया था ब्राजीलिया डिक्लेरेशन के दौरान। ये एक ट्राइलेटरल फॉर्म है जिसमें इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका है। तीनों कंट्रीज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक्स हैं पूरे वर्ल्ड के, और जितने भी कॉमन चैलेंज ये फेस करते हैं अपनी डेमोक्रेसी में उसके लिए फॉरम बनाई गई है। इप्सा जो है इसका कोई हेडक्वार्टर या परमानेंट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटेरिएट नहीं है। इप्सा की जो फंडिंग है वो सब कंट्री मिलके ही करते हैं। 2004 में इन्होंने ज्वाइंट फंड भी स्टैब्लिश किया था। ये मिलकर पॉवर्टी और हंगर के खिलाफ लड़ते भी हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। इंडिया जो है वो इप्सा की चेयर है या अभी लीड कर रहा है इप्सा को 2021 में, और 2021 में थीम था डेमोक्रेसी फॉर डेमोग्राफी एंड डेवलपमेंट। फिर ब्राजील ने 2021 के बाद से 2023 में इसकी प्रेसिडेंसी जो थी इप्सा की वो एज्यूम कर ली। ब्राजील की बात करेंगे, ये रहा ब्राजील, इसका कैपिटल है ब्राजीलिया। लैंड बॉर्डर्स की बात की जाए तो हर एक साउथ अमेरिका के कंट्री के साथ ब्राजील का बॉर्डर शेयर होता है, लेकिन चिली और इक्वाडोर के साथ नहीं होता। ये देखिए इक्वाडोर सिर्फ इतना सा है, यहाँ ब्राजील से बॉर्डर नहीं शेयर हो रहा। ये आपका चिली है, इसका भी ब्राजील के साथ बॉर्डर नहीं लग रहा। बाकी जितने भी कंट्रीज हैं आपके साउथ अमेरिका में सबके साथ बॉर्डर लगता है। वाटर बॉडीज की बात की जाए तो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन इसका वाटर बॉडी नहीं है, अटलांटिक ओशन है, क्योंकि देखिए पैसिफिक के साथ इसकी वाटर शेयरिंग नहीं होगी। फैक्ट की बात करते हैं, ये 5th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड का। ब्राजील में अमेजोन रिवर बेसिन है जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। ब्राजील इकलौता ऐसा कंट्री है जो कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों पे बसा हुआ है, मतलब यहाँ से इक्वेटर भी क्रॉस होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी वो है क्रॉस होती है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, कैबिनेट के द्वारा म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट फॉर द ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया उसको अप्रूव कर दिया गया, मतलब दोनों देशों के बीच में ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर रहेंगे, ये इंडिया ने अब अप्रूव किया है। देखिए ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है आपके ऑपरेटर। तो सबसे पहले वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन को समझिए। 1952 में ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई थी कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल के तौर पे। हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम के अंदर है। ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कस्टम्स कैसे चलता है पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए है। इसमें 185 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। अब ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर के बारे में देखेंगे, इसके लिए म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट लाया गया है। देखिए ये जो ऑथराइज्ड ऑपरेटर का एग्रीमेंट है
मेन पर्पस यही है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे में अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना गुड्स को या सर्विसेज को, तो एक्सपोर्ट के दौरान कस्टम क्लियरेंस या फिर उनका जो क्लियरेंस है कस्टम अथॉरिटीज के द्वारा वो आसानी से हो जाना चाहिए, इसलिए एईओ को अपॉइंट किया जाता है। इंडियन कस्टम ने अभी तक म्यूचुअल रिकग्निशन के अरेंजमेंट साउथ कोरिया और हांगकांग के साथ साइन किए हैं, और यूएस और ताइवान के साथ हम करने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम कर रहे हैं। एईओ प्रोग्राम एक वॉलंटरी प्रोग्राम है जिसमें वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के सेफ फ्रेमवर्क के अंदर दोनों कंट्रीज अपने अपने बंदों को दूसरे कंट्री में भेज देते हैं जहां पे वो एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि कस्टम क्लियरेंस बहुत आसानी से हो सके। इंडिया का जो एईओ प्रोग्राम है ये आर्टिकल 7.7 है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उसका एक अग्रीमेंट है, ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट, उसके साथ कंप्लायंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया रूल्स के बाहर जाके काम कर रहा है, ठीक है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का सेफ फ्रेमवर्क अगर देखा जाए तो ये आपका 2005 में आया था, जिसका मेन पर्पस है इंटरनेशनल लेवल पे सप्लाई चेन की सिक्योरिटी रखना और गुड्स का आसानी से दोनों कंट्रीज के बीच में मूवमेंट जो है उसको फैसिलिटेट करवाना। ये एक इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बनाई गई एंटिटी है या रूल है, जिसमें कि कस्टम्स जो है, कस्टम क्लियरेंस वो आसानी से अप्रूव करवा दिया जाता है, और एईओ जो है वो मतलब कंट्री को अगर एईओ का स्टेटस दे दिया जाता है तो उसको कुछ बेनिफिट मिलते हैं, और कस्टम्स जो है वो आसानी से मतलब क्लियर होकर ट्रेड और ज्यादा मजबूत होता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन की बात की जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2020 में दोनों के बीच में साइन किया गया था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट 2023 में आया। इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड डेफिसिट है, मतलब हम एक्सपोर्ट जो है वो कम करते हैं इम्पोर्ट के कंपेरिजन में। सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन अग्रीमेंट दोनों के बीच में 2014 में आया। ऑस्ट्रेलिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी ज्वाइन कर रखा है। इसके अलावा इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाई गई है ग्रीन हाइड्रोजन के यूज के लिए। डिफेंस लेवल पे 2+2 का डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग हुआ दोनों कंट्रीज के बीच में। दोनों की डिफेंस एक्सरसाइजेस के नाम है ऑसी इंडेक्स, एक्सरसाइज मिलन, एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ऑस्ट्रा हिंद, एक्सरसाइज तालिस्मान साबरे, काकाडू, एक्सरसाइज मालाबार। एजुकेशन की बात की जाए तो डेक्कन यूनिवर्सिटी पहली ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है जो गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपना कैंपस खोलेगी, ओपन कैंपस। माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन किया गया ताकि दोनों देशों से स्टूडेंट्स हो गए, ग्रेजुएट, रिसर्चर, वो एक देश से दूसरी जगह दोनों में ट्रेवल कर सकें, एक्सचेंज हो सके दोनों की स्किल्स का। इसके अलावा एक पाथवे बनाया गया जिसका नाम है मेड्स, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, ताकि यहाँ का टैलेंट ऑस्ट्रेलिया में जा सके, ऑस्ट्रेलिया का यहाँ आ सके, ताकि और ज्यादा अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड हो सके। इंग्लैंड के बाद इंडियंस जो है वो सेकंड सबसे ज्यादा लार्जेस्ट माइग्रेंट ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया में, मतलब सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड के लोग मिलते हैं, सेकेंड नंबर पे आपके इंडियंस मिलते हैं। कंट्री की बात की जाए तो यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया है ये पूरा। ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो कैनबेरा है। वाटर बॉडीज यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है और इंडियन ओशियन है। इसके अलावा अदर फैक्ट में देखे जाए तो ये सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, और अर्थ के ऊपर ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जो सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा है, सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा। तो ये देखिए कुछ टेरिटरीज में बटा हुआ है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया इसका आइलैंड ही है जिसका कैपिटल होबार्ट है। ये सारे के सारे आइलैंड्स में से सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं वो आपके न्यू साउथ वेल और विक्टोरिया के अंदर रहते हैं, ठीक है। यहीं पे मेलबर्न नाम का सिटी है, सुना होगा आप सबने। और यहाँ ऊपर ध्यान रखिएगा गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, और ये ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे है, ठीक है, ग्रेट बैरियर। अब हम बात करेंगे इंडिया साउथ कोरिया के रिलेशन की। 2023 में दोनों के रिलेशनशिप को 50 साल पूरे हो गए हैं। लिंक की बात की जाए तो सबसे पहले है सिविलाइजेशनल लिंकेज, और पहला है समयुग यूसा। देखिए अयोध्या की एक प्रिंसेस थी सूरी रत्ना, उनकी जो शादी है वो साउथ कोरिया के किंग किम सुरो के साथ हुई थी। फिर बुद्धिस्ट मॉन्क जो हाइको हैं, जिनको होंग जाओ भी कहा जाता है, इन्होंने इंडिया को विजिट किया था 723 से लेकर 729 एडी के बीच में। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1929 में एक पोएम लिखी थी जिसमें उन्होंने कोरिया की हिस्ट्री को जानते हुए कोरिया को लैंप ऑफ द ईस्ट कहा था। दोनों कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप 1973 में सेटअप हुए थे, फिर बाद में स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2015 में बिल्ड की गई। इंडिया का साउथ कोरिया के साथ ट्रेड डेफिसिट है, और सेपा का अग्रीमेंट 2009 में दोनों के बीच में साइन हुआ है। इंडिया कोरिया इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डाटा एक्सचेंज सिस्टम को लॉन्च किया गया ताकि सेपा को यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट को और अच्छे से मजबूती से इंप्लीमेंट किया जा सके। दोनों कंट्रीज के डिफेंस की बात की जाए तो ज्वाइंट लेवल पे रिसर्च और प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे दोनों ने मिलकर K9 वज्र आर्टिलरी गन बनाई। इंडिया का 2+2 डायलॉग भी है 2019 से इस कंट्री के साथ। फिर सारंग नाम का एक कल्चरल फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, मतलब जिसको कोरिया में हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। साउथ कोरिया को यहाँ आप देख सकते हैं, इसका कैपिटल है सियोल, ये रहा। 38th पैरेलल नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करती है, लैंड बॉर्डर नॉर्थ कोरिया के साथ शेयर होता है। इसके अलावा इसके ईस्ट में सी ऑफ जापान है। फिर इसी के साउथ में आपको दिखेगा
ईस्ट चाइना सी है इस तरफ में, येलो सी है इसके वेस्ट में, कोरिया स्ट्रेट है, ये रही कोरिया स्ट्रेट जो साउथ ईस्ट में है, ये आपको जापान के उस्मानिया आइलैंड से साउथ कोरिया को अलग करती हुई नजर आएगी। ये जापान का जापान का सुशिमा आइलैंड है, दरअसल ये जापान है पूरा का पूरा, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया और फ्रांस की। 25 ईयर्स हो गए हैं इन दोनों कंट्रीज के स्ट्रेटेजिक रिलेशन को। इन्होंने होराइजन 2047 का फ्रेमवर्क इस मौके पे लॉन्च किया। ये फ्रेमवर्क जो है ये दोनों कंट्रीज के डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी के रिलेशनशिप को और मजबूत करने के लिए है, और साथ ही साथ सिंगल यूज प्लास्टिक को रिमूव करने के लिए और 5 साल का शेंगन वीजा देने के लिए है। रिसेंट इनिशिएटिव में अगर देखा जाए तो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने मर्जेली में और बिरुदे फ्रांक ने हैदराबाद में अपना ऑफिस जो है कॉन्सुलेट का वो खोला। फ्रांस जो है उन्होंने इंडिया का जो प्रोग्राम था सस्टेनेबल सिटीज का, जिसका नाम था सिटीज 2.0, उसको फाइनेंस भी किया था और सपोर्ट भी किया था। इसके साथ साथ जर्मनी और यूरोपियन यूनियन ने भी इसको फाइनेंस किया था प्रोग्राम को। दोनों के रिलेशन की अगर बात की जाए तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप 1947 में सेटअप हुआ था। फ्रांस सबसे सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट का इंडिया को, सबसे पहला रशिया है। P-75 स्कॉर्पियन टेक्नोलॉजी जो है और राफेल एयरक्राफ्ट हमने फ्रांस से लिया है। डिफेंस एक्सरसाइज दोनों के बीच में है, एक्सरसाइज शक्ति आर्मीज के बीच में, वरुणा नेवीज के बीच में, गरुड़ा एयरफोर्स के बीच में। फिर यूपीआई जो है वो इंडिया का फ्रांस में लॉन्च किया गया। एनवायरमेंटल कोऑपरेशन में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फ्रांस पार्ट है। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ही इनफैक्ट आईएसए को लॉन्च किया था। डायस्पोरा की बात की जाए तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के जो कार्ड होल्डर हैं उनको मतलब वो जो कार्ड्स हैं दरअसल वो अब रीयूनियन आइलैंड पे भी इशू किए गए हैं। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है जो कि रियूनियन आइलैंड के अंदर रहते हैं, और रियूनियन आइलैंड क्योंकि फ्रांस का ही पार्ट है, यहाँ पे भी इनको ये कार्ड मिलेंगे इंडिया की तरफ से। सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन में दोनों के बीच में सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट 2008 में साइन हुआ था। इसके अलावा फ्रांस जो है वो ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के लिए भी कॉपरेट कर रहा है। ये ट्रेनिंग प्रोजेक्ट इंडिया के गगनयान मिशन में जाने वाले एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग देने के लिए है। गगनयान मिशन ह्यूमन का स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा इंडिया का पहला, ठीक है। फ्रांस जो है वो इंडिया का जो क्लेम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप का, उसको भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, वेसेनर अग्रीमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, अब इंडिया इन सब का पार्ट है। इन सारे एग्रीमेंट का पार्ट बनने के लिए फ्रांस ने इंडिया को हेल्प की थी। फ्रांस की बात करते हैं, दिस इज द फ्रांस, कैपिटल इज द पेरिस। लैंड बॉर्डर की बात की जाए तो जर्मनी के साथ, बेल्जियम के साथ, ये रहा जर्मनी, ये रहा बेल्जियम, इसके साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। फिर साउथ में स्पेन के साथ शेयर होता है, इस साइड में इटली आ गया आपका, स्विट्जरलैंड आ गया, और यहीं पे एल्प्स माउंटेन है, इनके साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। वाटर बॉडीज की बात की जाए तो अटलांटिक ओशन इसके वेस्ट में है, मेडिटेरेनियन सी इसके साउथ में है। फ्रांस जो है वो यूरोप की सबसे बड़ी पीक जिसको बोलते हैं मॉन्ट ब्लांक, उसका होम है, मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी पीक यूरोप की पाई जाती है। इंडिया और यूके के रिलेशन की बात करेंगे। हाल फिलहाल इंडिया और यूके के बीच में 2+2 फॉरेन और डिफेंस डायलॉग न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया ताकि इंडिया और यूके का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अच्छे से डिस्कस किया जा सके। फैक्ट की बात की जाए तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के लिए इंडिया यूके रोड मैप 2030 लाया गया था ताकि हेल्थ, क्लाइमेट, ट्रेड, एजुकेशन हर एक सेक्टर में रिलेशनशिप बिल्ड हो सके। इंडिया का यूके के साथ ट्रेड सरप्लस है। इंडिया यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज भी अनाउंस किया गया है ताकि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के एक्सपर्टीज जो है उनको हैंडल कर सके, उनकी नॉलेज ले सके और एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट कर सके। और खास करके इंडिया के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में यूके सपोर्ट कर रहा है। डिफेंस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप 2015 में साइन हुआ। दोनों के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज अजय वॉरियर है, आर्मीज के अंदर कॉन्कन है, नेवीज के अंदर कोबरा वॉरियर मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। क्लाइमेट की बात की जाए तो इंडिया और यूके का ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड है जिसके तहत जो भी फंडिंग आती है शेयरिंग के थ्रू, शेयर जो लॉन्च किए जाते हैं उसका सारा पैसा रिन्यूएबल एनर्जी के इन्वेस्टमेंट में लगाया जाता है। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का दोनों कंट्रीज पार्ट है। यूके कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पार्ट है। ज्योग्राफी में हमने इसको किया था। अब बात करते हैं, ज्योग्राफी का PT 365 चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा 3.1% बनाता है किसका, टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूके का, मतलब अच्छे खासे लोग इंडिया से वहां गए हुए हैं। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन किया गया है ताकि जो भी प्रोफेशनल्स हैं, लोग हैं, उनको अच्छे से माइग्रेट करने में आसानी हो सके दोनों कंट्रीज में। कंट्री की बात की जाए तो यूके का कैपिटल लंदन है और यूके इज नॉट अ सिंगल कंट्री, ठीक है। नंबर ऑफ देश हैं जिनके साथ मिलकर यूके बना है, ये रहा यूके, ठीक है, इसका कैपिटल ये रहा लंदन। अब लैंड बॉर्डर्स की बात की जाए तो ये आयरलैंड के साथ या कह लीजिए रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि आयरलैंड का ही जो पार्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड वो आपका यूके के अंदर ही आता है। इसके अलावा यूके के अंदर इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सब मिलकर यूके बनाते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंग्लिश चैनल इसके साउथ में है, यहाँ पे है, ठीक है। नॉर्थ सी इसके ईस्ट में है, आयरिश सी यहाँ पे इसके वेस्ट में है और अटलांटिक ओशन यहाँ पे है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यूके में इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड आते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन जो है वो आपके यूके से ही पास होती है। ग्रीनविच मेरिडियन क्या है, 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिया इजिप्ट की।
2023 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फर्स्ट स्टेट विजिट इजिप्ट में किया गया। दोनों साइड ने एग्रीमेंट साइन किया अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड दिया गया। ये इजिप्ट का सबसे हाईएस्ट स्टेट ऑनर है। प्राइम मिनिस्टर ने अल हकीम मॉस्क को भी विजिट किया। ये मॉस्क 11वीं सेंचुरी में बनाई गई थी कायरो के अंदर। ये दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल साइट है। किसके लिए? दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लिए। ये दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के बहुत सारे लोग इंडिया में गुजरात महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं। देखिए ये जो सेक्ट है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, ये इस्लाम के ही फॉलोअर हैं। ये फातिमी इस्माइली तैयबी स्कूल ऑफ थॉट को मानते हैं। इनका ओरिजिन इजिप्ट से ही हुआ था। इजिप्ट से ये यमन में शिफ्ट हो गए। उसके बाद 11वीं सेंचुरी में ये इंडिया में सेटल हो गए और फिर यमन से सिद्धपुर यानी कि पतन डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर इन्होंने अपना सेक्ट चलाना शुरू किया। इनकी कम्युनिटी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी है। साथ में सूरत या गुजरात इनका बेस है या गढ़ है। इंडिया इजिप्ट के रिलेशन की बात की जाए तो जियोपॉलिटिकल लेवल पे दोनों ही कंट्रीज नाम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा है और G77 का हिस्सा है। इजिप्ट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है क्योंकि इजिप्ट यहाँ पे है, मान के चलिए इधर रेड सी है, ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, तो आप बोल सकते हैं अफ्रीका का, यूरोप का, इंडिया का बहुत सारा ट्रेड या एशिया का बहुत सारा व्यापार जो है वो इजिप्ट की लोकेशन के पास से गुजरता है। इजिप्ट जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया से खरीदेगा, जैसे कि इंडिया का तेजस हो गया, मिसाइल हो गया, आकाश। एनर्जी सिक्योरिटी में इजिप्ट जो है वो इंडिया को ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करता है। यहाँ देखिए इजिप्ट का कैपिटल है कायरो। मैंने बोला ना ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ रेड सी है, फिर इस तरफ में एशिया है। तो सारे कंट्रीज अफ्रीका का, एशिया का, यूरोप का, सबका ट्रेड यहाँ से गुजरता है रेड सी से। यहाँ पे कौन सी कैनाल है? स्विस कैनाल। ये देखिए एरो भी मार्क किया हुआ है, ठीक है। लैंड बॉर्डर्स में अगर देखा जाए इजिप्ट का तो लीबिया हो गया, फिर गाजा स्ट्रिप हो गई यहाँ पे, उसके बाद आपका सूडान हो गया और सिनाई पेनिसुला, ये पूरा सिनाई पेनिसुला, ये सब के साथ बॉर्डर शेयर करता है आपका इजिप्ट। वाटर बॉडीज में रेड सी और मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कुछ और इंपॉर्टेंट बायलैटरल डेवलपमेंट में सबसे पहले ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और डेनमार्क के द्वारा इस पार्टनरशिप को रिव्यू किया गया। ये 2020 में साइन की गई थी। इसका मेन पर्पस था दोनों कंट्रीज आपस में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिल्ड करके जॉब्स क्रिएट कर सकें। फोकस यही है कि पेरिस एग्रीमेंट और यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट किया जा सके। स्ट्रेटेजिक वाटर पार्टनरशिप की बात करेंगे, इसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, जो कि इंडिया की ही है, उनके बीच में और मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर मैनेजमेंट नीदरलैंड के बीच में 2022 में साइन किया गया था। देखिए नीदरलैंड में वाटर को बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है, सस्टेनेबल वाटर प्रोग्राम चलाए जाते हैं। उन्हीं सबको इंडिया भी सीखना चाहता है, इसलिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया ताकि हम लोग सॉल्यूशन जो है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन वाटर मैनेजमेंट के लिए वो ला सके। अब हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट है आपकी अदर इंपॉर्टेंट न्यूज, जिसमें सबसे पहले है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। देखिए रिसेंट एनालिसिस ये कह रहा है कि इंडिया का जो पोस्ट पैंडेमिक ट्रेड है, मतलब पैंडेमिक कोविड-19 के बाद का जो ट्रेड है साउथ एशियन नेबर्स के साथ, वो गिरा है, मतलब उसमें कमी आई है और ये काफी ज्यादा गिरा है जो कि 10 सालों में भी नहीं गिरा था। 2021-22 में इंडिया का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो था वो बांग्लादेश में हुआ, उसके बाद में नेपाल में, उसके बाद में श्रीलंका में। लेकिन चाइना का इन सारे देशों में जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया से कहीं ज्यादा है। और इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन रीजन ये है कि चाइना रिलेशनशिप को मजबूत कर रहा है, जबकि इंडिया जब एक्सपोर्ट करता है इन कंट्रीज को तो कम दामों पे एक्सपोर्ट करता है, तब भी चाइना का ट्रेड जो है वो इन कंट्रीज के साथ ज्यादा मजबूत है। रीजन क्या क्या है? पैरा टैरिफ, मतलब बॉर्डर के चार्ज ज्यादा है थोड़े इंडिया के, फिर रूल्स और रेगुलेशन का फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा वीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत हाई पड़ जाती है, इसके अलावा इनफॉर्मल ट्रेड बहुत सारा होता है, स्मगलिंग वगैरह। कोविड-19 पैंडेमिक और लेटेस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस जो है जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान में जो हुआ, इसके कारण भी इंडिया का एक्सपोर्ट डाउन हुआ है। इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की अगर बात की जाए तो इंडिया अपने नेबर्स को एकदम प्रायोरिटी पे रखता है, रिलेशनशिप को मजबूत करने की कोशिश करता है। इसमें प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं, सम्मान यानी रिस्पेक्ट, संवाद डायलॉग, शांति पीस, समृद्धि प्रॉस्पेरिटी और संस्कृति कल्चर, मतलब इन प्रिंसिपल्स पे रिलेशनशिप को नेबर्स के साथ मजबूत किया जाता है। बेल्ट और रोड इनिशिएटिव की बात करेंगे, 2023 में 10th एनिवर्सरी चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव की बनाई गई और इटली ने इसमें से विदड्रॉ कर लिया है। देखिए इटली G7 नेशन में से इकलौता ही नेशन था जिसने बेल्ट रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया था, लेकिन अब इसने इसको बाय बाय कर दिया। बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना के द्वारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तौर पे लाया गया इनिशिएटिव है, 2013 में लाया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें ना एक सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव, ये दो इनिशिएटिव चलाए जाने थे। पुराने टाइम में सिल्क रोड हुआ करती थी, है ना। ये सिल्क रोड जो पुराने टाइम में होती थी, जैसे कि लैंड वाली कैसे थी,
जियान से लेकर आपकी वेनिस तक, ये जितने भी लोकेशन से जाती थी पुराने टाइम में, उन सब लोकेशन पे इंफ्रास्ट्रक्चर को वैसे ही सेम तरीके से मजबूत करने के लिए चाइना ये इनिशिएटिव लाया था। इसी तरीके से फुजाऊ से आपकी वेनिस तक जाती थी मैरीटाइम सिल्क रोड, तो इन सारे देशों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा, ये बोलिए इनको फंडिंग वगैरह दी जाएगी, ये ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप को लैंड और मैरीटाइम नेटवर्क से कनेक्ट करना, ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव था। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2015 में बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पार्ट बनाकर ही लॉन्च किया गया, और ये 3000 किलोमीटर का लॉन्ग रूट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, जिसमें चाइना का जो नॉर्थ वेस्ट में जिनजियांग रीजन है उसको पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के साथ कनेक्ट किया जाना था। यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, यहीं पे आपका जिनजियांग रीजन है, इसको ऐसे करके ग्वादर तक कनेक्ट करना था, लेकिन ये पास कहाँ से हो रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, इसलिए इंडिया का ऑब्जेक्शन था। ठीक है, सो इंडिया की जो टेरिटरी है गिलगिट बाल्टिस्तान, ये वहां से पास हो रहा है। अब बात करते हैं एफर्ट की बेल्ट रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए कौन कौन से एफर्ट लाए गए, क्योंकि देखिए ये तो सिर्फ बहाना है कि हम पैसा देके सारे कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। दरअसल इन सब कंट्रीज को लोन देके चाइना उन कंट्रीज में अपनी डोमिनेंस जो है उसको स्टैब्लिश करके नियो कॉलोनियलिज्म लाना चाहता है, ताकि वो सारे देश उसके अधीन हो जाए। तो इसको काउंटर करने के लिए बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए G7 ने भी कुछ एक इनिशिएटिव लाया, जिसका नाम था पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसका मेन पर्पस यही था कि वो लोग भी अफ्रीका जैसे कंट्रीज में, दूसरे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग वगैरह देंगे। इससे पहले बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव लाया गया था G7 कंट्रीज के द्वारा। फिर ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन का, जिसमें 300 बिलियन यूरोस का इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग दिया जाता है। इंडिया के एफर्ट की बात की जाए तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें G20 समिट के दौरान इनिशिएटिव निकाला गया, इसका पार्ट इंडिया भी है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में इंडिया मिडिल ईस्ट को रशिया के साथ कनेक्ट करेगा, मतलब चाइना को बाईपास करेंगे। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात करते हैं, इंडिया और ईरान के द्वारा लॉन्ग टर्म लेवल पे कोलैबोरेट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क या कॉरिडोर के लिए। ये 7200 किलोमीटर का मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। 2000 में रशिया, इंडिया और ईरान के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था, ताकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज को रशिया के साथ, इंडिया के साथ कनेक्ट किया जा सके। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये है आपका मुंबई, ठीक है, यहाँ से हम लोग जाएंगे शबार पोर्ट, फिर बंदर अब्बास के रीजन से होते हुए यहाँ ऊपर सेंट्रल एशियन कंट्री से होते हुए रशिया को कनेक्ट करेंगे, और आगे चल के ये हो गया नॉर्थ से, ये नॉर्थ से साउथ का कनेक्शन है ना, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। फिर आगे चल के इसको यूरोप से भी जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा पर्पस है। ये आपका जो कॉरिडोर है, ये दरअसल इंडियन ओशियन को, ये इंडियन ओशियन है, इसको पर्शियन गल्फ के साथ कनेक्ट करता है, आगे चल के यहाँ कैस्पियन सी के साथ कनेक्ट करता है ईरान से ही होते हुए, उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग में जाके कनेक्ट करता है, और फिर नॉर्थ यूरोपियन कंट्री में रशिया से होते हुए कनेक्ट होता है। करंटली इसके 13 मेंबर हैं, इंडिया, ईरान, रशिया, अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, टर्की, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन और सीरिया। सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, क्योंकि देखिए हम लोग सीधा ही यहाँ से रशिया की तरफ चले जाएंगे, वरना हमें कैसे जाना पड़ता है, अभी तो हम ऐसा कनेक्शन जो है, ये जो कनेक्शन है ये तो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। अभी तो हम ऐसे जाते हैं, यहाँ से हमारा जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज है मेडिटेरियन सी से होते हुए, रेड सी से होते हुए निकल के रशिया की तरफ जाता है। ये लंबा रूट है, हमें खर्चा ज्यादा पड़ता है, तो ऐसा सीधा जाएंगे तो खर्चा कम पड़ेगा। ठीक है, आगे चल के भले ये सब आपस में कनेक्ट हो जाए, लेकिन हमें तो खर्चे कम वाला रास्ता चाहिए होगा ना, तो ट्रांसपोर्टेशन का इंडिया के लिए कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा 30% तक, ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बचेगा, कैरेज का कॉस्ट बचेगा, ट्रांजिट टाइम जो है वो कम हो जाएगा, जो सामान 40 दिनों में जाता है वो 25 दिनों में पहुंच जाएगा, और सेंट्रल एशिया और उसके बाहर के रीजन का इंडिया को एक्सेस मिल जाएगा, ट्रेडिंग पार्टनरशिप मजबूत होगी, चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव काउंटर हो पाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें। नॉर्दर्न सी रूट की बात करेंगे, रशिया जो है वो नॉर्दर्न सी रूट को डेवलप करने की बात कर रहा है। देखिए सबको पता है रशिया के ऊपर है आर्कटिक ओशियन, ठीक है, आर्कटिक ओशियन बहुत सारी कंट्रीज में फैला हुआ है, तो उसी को आपस में कनेक्ट करके सी रूट बनाया जाएगा व्यापार के लिए। इसको नॉर्थ ईस्ट पैसेज भी कह रहे हैं, जिसमें आर्कटिक ओशन की ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट को आपस में जोड़ दिया जाएगा, और रशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले हिस्से से व्यापार करवाया जाएगा। ये 5600 किलोमीटर लंबा रूट होगा, ये बेरेंट सी को बेरिंग स्ट्रेट के साथ जोड़ेगा, जिसको प्रोविडेनिया बे भी कहते हैं। आगे आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। आर्कटिक ओशन के 4 समुद्र हैं, 4 सी, जिनका नाम है कैरा सी, लेप्टिव सी, ईस्ट साइबेरियन और चुक्ची सी। ये सब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ये सबसे शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट होगा अगर यूरोप से सामान को भेजना होगा रशिया के अंदर, और फिर आगे एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, तो यहाँ से बहुत आसानी से कम उसमें टाइम में भेजा जा सकता है। ये देखिए, ये है आपका रशिया, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग, ये पूरा का पूरा आर्कटिक ओशन है। आर्कटिक ओशन यहाँ पे आपका अफ्रीका का पार्ट हो गया, ठीक है,
ये एग्जिस्टिंग रूट क्या है, अफ्रीका से होते हुए, स्टेट ऑफ मलाक्का से होते हुए रशिया के पास सामान पहुंचता है, लेकिन जा तो यहीं से रहा है, यूरोप से, है ना, यूरोप और अफ्रीका से। अब यहाँ से क्या होगा, नए रास्ते से अफ्रीका और यूरोप से होते हुए सीधा यहाँ से सामान ऐसे करके पहुंचेगा, कम रास्ते में, केवल आर्कटिक ओशन के आपस के हिस्सों को कनेक्ट करके सीधा सामान पहुंच जाएगा। लंबा रास्ता हम लोग अवॉइड कर देंगे। इंडिया भी इसका हिस्सा है। देखिए इंडिया में क्या होगा, इंडिया का चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जिसको ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर कहा जा रहा है, इसमें इंडिया और रशिया के बीच में सामान जो जाएगा वो एनएसआर के थ्रू जाएगा, नॉर्दर्न सी रूट के थ्रू, और बहुत कम टाइम में पहुंच जाएगा। ये रहा इंडिया का चेन्नई, है ना। अब इंडिया इसमें चेन्नई जो है उसको व्लादिवोस्टोक से कनेक्ट करने के लिए इंडिया यहाँ से सीधा अपना सामान भेज पाएगा। ये जो आपका सीवीएमसी रूट है ये सी ऑफ जापान से पास होगा, ये देखिए सी ऑफ जापान है यहाँ पे, फिर साउथ चाइना सी है, फिर यहाँ से मलक्का स्ट्रेट है सिंगापुर की, सबसे यहाँ से पास होता हुआ ये आपका रशिया के पास सामान पहुंचेगा। इसराइल हमस की बात, वॉर की बात करेंगे। इसराइल ने पैलेस्टीन मिलिटेंट ग्रुप हमस के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी, ऑपरेशन आयरन वॉर डिक्लेयर किया। दरअसल इससे पहले अल अक्सा फ्लड या फिर ऑपरेशन तूफान अल अस्का ये लॉन्च किया गया था हमस के द्वारा इसराइल के ऊपर अटैक करके, ठीक है। इसी के जवाब में आयरन वॉर जो है वो इसराइल ने लॉन्च किया। इसराइल की बात की जाए तो कैपिटल जेरूसलम है, यहाँ आप देख सकते हैं ये इसराइल है। इसमें बहुत सारे एरिया इसराइल ने ऑक्यूपाई किए गए हैं, जो ऑक्यूपाई किए हैं दूसरे कंट्रीज से। ये है जेरूसलम, ठीक है, जो इसका कैपिटल है इसराइल के हिसाब से। अब यहाँ देखिएगा लैंड बॉर्डर्स की अगर बात की जाए तो जॉर्डन हो गया आपका, सीरिया, लेबनान और इजिप्ट। ध्यान से देखिएगा, लेबनान, सीरिया, इजिप्ट और यहाँ पे आपका जॉर्डन भी होगा। ये इन सब कंट्रीज के साथ आपका जो इसराइल है वो बॉर्डर शेयर करता है। वाटर बॉडीज की बात की जाए तो यहाँ ऊपर में मेडिटेरेनियन सी है, फिर यहाँ पे डेड सी है, जॉर्डन रिवर यहाँ से गुजरती है, और आपका सी ऑफ गैलिली है जिसके साथ, ये रहा सी ऑफ गैलिली, जिसके साथ वाटर बॉडी के तौर पे बॉर्डर शेयर होता है। की इवेंट, इसराइल और पैलेस्टीन की कन्फ्लिक्ट की अगर बात की जाए तो कैसे हुआ, देखिए ब्रिटेन के द्वारा 1917 में एक बाल्फोर डिक्लेरेशन लाया गया, जिसमें ब्रिटेन ने ये कहा कि ज्यूश लोगों के लिए पैलेस्तीन को हम लोग उनका नेशनल होम बनाएंगे, उनका घर बनाएंगे। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने कहा कि पैलेस्तीन को मतलब तोड़ के बना देना चाहिए, जिसमें एक हिस्सा ज्यूश के पास जाएगा, एक हिस्सा अरब के पास जाएगा। अब क्योंकि अरब लोग ही यहाँ पे रहते थे, उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं जाएंगे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से इसराइल जो है मतलब जिसकी वजह से स्टेट ऑफ इसराइल जो है 1948 में बना। तो इसराइल क्या था, पैलेस्तीनियन लोगों का सॉरी ज्यूश लोगों का घर आप बोल सकते हैं, ठीक है। अरब ने जैसे ही रिजेक्ट किया कि हमें मतलब पैलेस्तीन को स्प्लिट नहीं करना है और हम लोग ज्यूश लोगों का घर नहीं बनने देंगे, उसके बाद से स्टेट ऑफ इसराइल ने खुद को डिक्लेयर कर दिया 1948 में कि हम लोग मतलब इसराइल हैं जहां पे ज्यूश लोग रहेंगे। तो पहली अरब इसराइल वॉर तब चली, तब पैलेस्तीन में रहने लगे अरेबियन वाले लोग, है ना, और इसराइल बन गया ज्यूश लोगों का घर, जबकि ये सब कुछ इसी एरिया में हो रहा था। सेकेंड अरब इसराइल वॉर हुई 1956 में, जिसको स्विस वॉर कहते हैं, जिसमें इसराइल के साथ साथ यूके, फ्रांस भी थे, साथ में दूसरी साइड में इजिप्ट था और बाकी अरब कंट्रीज थे। लेकिन ये वॉर जो थी इसमें इसराइल भारी पड़ गया। इसमें ब्रिटिश और फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस था वो रीजन में कम होता जा रहा था, और यूएसए ने ज्यादा खुद को यहाँ इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया या फिर पावरफुल बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इसराइल यहाँ जीत रहा था। 1967 में थर्ड अरब इसराइल वॉर हुई, जो 6 डे की वॉर थी। इसमें इसराइल ने सिनाई पेनिसुला, यहाँ इजिप्ट के पास का एरिया सिनाई पेनिसुला, गाजा स्ट्रिप इजिप्ट से ली, ये गाजा स्ट्रिप का एरिया, ठीक है, ये भी इजिप्ट से एक्वायर कर लिया। वेस्ट बैंक यहाँ आप देखेंगे इस एरिया को एक्वायर कर लिया। ईस्ट जेरूसलम का एरिया जो है उसको जॉर्डन से ले लिया। साथ ही साथ गोलन हाइट ऊपर देखेंगे, इसको सीरिया से ऑक्यूपाई कर लिया। तो लड़ाई में इसराइल ने बहुत सारे जो टेरिटरीज थे उनको अटेन कर लिया। 1973 में यौम किपुर की वॉर हुई, जिसको चौथी अरब इसराइल वॉर कहते हैं। 1987 में हमस या इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट जो है वो फर्स्ट इंतिफादा के द्वारा फाउंड किया गया, ताकि इसराइल का जो ऑक्यूपेशन है, गाजा के ऊपर जो इसराइल ने कब्जा कर रखा है, वेस्ट बैंक के ऊपर जो कब्जा किया है और ईस्ट जेरूसलम के ऊपर, इसको हम हटा सके। यूएस, यूरोपियन यूनियन और इसराइल इन सब ने मिलकर हमास को कह दिया ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। 1994 में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को फाउंड किया गया। ऑस्लो अकॉर्ड के दौरान, ये ऑस्लो अकॉर्ड के दौरान बनाई गई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एक इंटरिम या टेम्पररी बॉडी थी, जिसका मेन पर्पस था गाजा के एरिया और वेस्ट बैंक के एरिया को मैनेज करना, जब तक इजराइल पैलेस्टीन का कन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हो जाता। हाल फिलहाल में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ही है जो वेस्ट बैंक के जो एरियाज हैं उन पे अपना कंट्रोल बनाई हुई है। ऑस्लो अकॉर्ड जो है वो इजराइल और पैलेस्टीनियन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में साइन किया गया था, ताकि दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर 2 स्टेट सॉल्यूशन दिया जा सके। 2 स्टेट मतलब कि अब पैलेस्टीन सिंगल नहीं है, अब उसमें इजराइल बन चुका है और दूसरा पैलेस्टीन, 2 राज्य अलग, 2 कंट्री अलग हो चुके हैं। 2 स्टेट सॉल्यूशन का मतलब ये है।
लेकिन बहुत सारे अरब देश इसको मानने को तैयार नहीं थे, पर अब चीजें सॉल्व हो रही हैं। कौन कौन से लैंडमार्क पीस अग्रीमेंट इजराइल और अरब के बीच में साइन हुए? 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड जो है वो इजिप्ट और इजराइल के बीच में साइन हुआ। यूएस ने इसको साइन करवाया था दोनों के बीच में शांति करवाने के लिए। फिर जॉर्डन और इजराइल के बीच में भी युद्ध को शांत करने के लिए पीस ट्रीटी 1994 में की गई। जॉर्डन सेकेंड अरब कंट्री था ये ट्रीटी करने वाला। फिर अरब पीस इनिशिएटिव 2002 में लाया गया। सऊदी अरेबिया ने ये इनिशिएटिव लाया था, जिसका मेन पर्पज था कि इजराइल के रिलेशनशिप को पैलेस्तीन के साथ नॉर्मलाइज करना, और इजराइल ने जितनी टेरिटरी 1965 की वॉर में 67 में कैप्चर की थी, उन सारी टेरिटरीज से इजराइल का जो ध्यान है वो हटा देना, ये इजराइल उन टेरिटरी से विड्रॉ कर ले। अब्राहम अकॉर्ड आया 2020 में। दरअसल ये एक कलेक्टिव अग्रीमेंट था जिसमें यूएसए, यूएई और इजराइल इन तीनों ने मिलकर अग्रीमेंट 2020 में साइन किया, और इसके साथ साथ सूडान, बहरान और मोरक्को जैसे कंट्रीज ने भी इनको ज्वाइन कर लिया। मतलब सब लोग अब जो मतलब आप कह सकते हैं अरेबियन देश बहुत सारे अब इजराइल को रिकग्नाइज करना शुरू कर दिए। ये फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन था इजराइल के बीच में और अरब कंट्रीज के बीच में 1994 के बाद से। इस अकॉर्ड को अब्राहम अकॉर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि तीन मेजर मोनोथिस्टिक रिलीजन जो है वर्ल्ड के, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, ये सब मिलकर यहाँ के जो लोग हैं वो मिलकर आपस में शांति के लिए अग्रीमेंट साइन कर रहे थे। क्योंकि ये तीनों रिलीजन कहा जाता है प्रॉफिट अब्राहम के साथ ही जुड़े हुए हैं। इजिप्ट जो है ये पहला अरब स्टेट था जिसने पीस डील साइन करी इजराइल के साथ 1979 में, फिर जॉर्डन ने करी 1994 में। उसके बाद 5 अरब स्टेट हैं अभी, इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, बहरान और मोरक्को, जिन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल के साथ बिल्ड कर लिए हैं। इंडिया का अगर बात किया जाए तो इंडिया जो है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया ने पार्टीशन प्लान जो था पैलेस्टीन का यूनाइटेड नेशन के टाइम पे, उसके अगेंस्ट वोट किया था, और इजराइल का जो एडमिशन था यूएन पे उसको रोका था। बाद में इजराइल को 1950 में इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया और अपने रिलेशन को डिप्लोमेटिक तौर पे 1992 में बिल्ड कर लिया। 2017 के बाद से इंडिया पॉलिसी अपना रहा है डी हाइफनेशन की पॉलिसी, मतलब वो दोनों कंट्रीज इजराइल और पैलेस्टीन के साथ इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेशन अजय की बात करेंगे। इंडिया ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया जब इजराइल और हमास का वॉर छिड़ा, तो वहां पे बहुत सारे 18,000 इंडियन सिटीजन फंसे हुए थे, जिनको लाने के लिए ऑपरेशन अजय इजराइल में लॉन्च हुआ। यौम किपुर वॉर की बात करेंगे। देखिए, हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर जो अटैक किया गया वो यौम किपुर वॉर जो 1973 में हुई थी, उसकी कोइंसिडेंटली 50th एनिवर्सरी थी, 50वीं एनिवर्सरी जब ये अटैक हुआ। यौम किपुर वॉर, जिसको फोर्थ अरब इजराइल वॉर कहते हैं, 1973 में हुआ था, जिसमें इजिप्ट और सीरिया एक तरफ थे। इन्होंने सरप्राइज मैनर में इजराइल के यौम किपुर पे अटैक किया। कब किया? ज्यूश के हॉलीडे के सेलिब्रेशन के दौरान। इजिप्ट और सीरिया का पर्पस यही था कि इजराइल ने जो भी हमारी टेरिटरी 6 डे की वॉर में 1967 में ऑक्यूपाई की थी, हम उन टेरिटरीज को वापस लेंगे। यूएस ने इजराइल को सपोर्ट किया, सोवियत यूनियन ने इजिप्ट और सीरिया को सपोर्ट किया। बाद में सीज फायर हो गया यूनाइटेड नेशन के इंटरवेंशन से। इजराइल ने गोलन हाइट का कंट्रोल भी ले लिया, और इजिप्ट के जो एलिगेंस थे वो यूएस की तरफ जो बढ़ने चाहिए थे, यूएस की तरफ जो बढ़ने लगे थे, उससे ये क्लियर हुआ कि अब जो इजिप्ट है वो रशिया से दूर होना शुरू हो गया। इजराइल की इमेज जो है वो थोड़ी सी खराब हो गई, क्योंकि इजराइल ने गोलन हाइट पर कब्जा कर लिया था, तो इजराइल यूएसए से थोड़ा थोड़ा दूर हो गया। इंटरनेशनल लॉ ऑन वॉर की बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट्स के हिसाब से इजराइल का जो वॉर है गाजा के ऊपर, वो इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच करता है। देखिए, 2 इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल लॉ हैं जो वॉर से रिलेटेड काम करते हैं। ये लॉ जो है ये जस्ट वॉर थ्योरी से निकले हैं। जस्ट वॉर थ्योरी के हिसाब से ह्यूमन लाइफ या इंसान की जिंदगी को लेना या उसको मारना गलत है, लेकिन अगर आप अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो चीज कर रहे हैं तो कभी कभी वायलेंस का यूज करना पड़ता है। तो कौन कौन से लॉ है? सबसे पहले है जुस एट बेलम। ये डिफाइन करता है कि क्या लेजिटिमेट रीजन था, क्या वैलिड रीजन था कि स्टेट को वॉर में उतरना पड़ा। यूनाइटेड नेशन के चार्टर ऑफ 1945 में इसका जिक्र किया गया है। आर्टिकल 2 साफ कहता है कि मेंबर्स जो है वो फोर्सफुल तरीके से किसी भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को छेड़ेंगे नहीं, किसी राज्य की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भंग नहीं करेंगे। आर्टिकल 51 ये कहता है कि इंडिविजुअल्स के अपने अपने राइट्स हैं कि अगर उनके ऊपर अटैक होता है तो सेल्फ डिफेंस के लिए आर्मी अटैक कर सकते हैं। जुसिन बिलो की बात की जाए तो ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है जो रूल्स बताता है कि अगर लड़ाई होगी तब क्या करना है। तो इसमें हेग कन्वेंशन, 1949 की जिनेवा कन्वेंशन और कुछ प्रोटोकॉल से रूल लिए गए हैं। इसका पर्पस क्या है? लोगों की जिंदगी बचाना, सफरिंग को कम करना। गवर्नमेंट की फोर्सेस और नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप की फोर्सेस, इन सबको युद्ध होते हुए भी ह्यूमैनिटेरियन के लॉ को हमेशा से रिस्पेक्ट करना है। मतलब वॉर क्राइम के दौरान ये लोग किसी तरीके की इनह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, जैसे बच्चों का रेप कर दिया, मतलब लड़कियों को रेप कर दिया, ये सब नहीं करना है। ठीक है। 1998 में रोम इंस्टीट्यूट जो था, जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के अंदर आता है, उन्होंने
वॉर क्राइम के लिए जो मतलब सजाएं थी उनको देने का वो लिया था डिसीजन, ताकि अगर वॉर के दौरान आप ऐसी कुछ नॉन ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज करते हो तो उस क्राइम की सजा जो है वो मिल सके। जिनेवा कन्वेंशन की बात करेंगे और रशिया यूक्रेन वॉर की बात करेंगे। देखिए रशियन ट्रूप्स के द्वारा ये एक्यूज किया गया है कि जिनेवा कन्वेंशन जो है वो यूक्रेन के द्वारा वायलेट की जा रही है। जिनेवा कन्वेंशन में 4 ट्रीटीज है, 1949 में आई थी और 3 एडिशनल प्रोटोकॉल है। जिनेवा कन्वेंशन को 196 स्टेट के द्वारा रेटिफाई किया गया है। ये 3 प्रोटोकॉल जो है ये रेटिफाई किए गए हैं, जिसमें कि 174 स्टेट हैं जिन्होंने पहला प्रोटोकॉल रेटिफाई किया है, 169 ने सेकंड प्रोटोकॉल, 79 राज्यों ने या कंट्रीज ने थर्ड प्रोटोकॉल। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये आपका यूक्रेन है, ये ऊपर आपका रशिया है, राइट। एरियाज अंडर रशियन कंट्रोल, ये यूक्रेन के एरिया है, ये रशिया ने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं, ठीक है। इसी में आप देखिए ये क्रीमिया आपका पेनिनसुला है, 2014 में रशिया ने इसको नेक्स्ट किया था। ब्लैक सी के पास में सेवास्तोपोल नाम का एरिया है जिसपे रशिया अपना कब्जा कर चुका है। फिर यहाँ पे निप्रो रिवर गुजरती है यूक्रेन से, ये आपको मैप में ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ये डोंटेस्क नाम का एरिया, कर्च स्ट्रेट ब्रिज, ये सब एरियाज पे रशिया अपना कब्जा कर चुका है यूक्रेन और रशिया के बीच की वॉर में। अब ध्यान रखिएगा जिनेवा कन्वेंशन के बारे में। रूल्स की बात करें तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि कैसे सिक सोल्जर्स या बीमार सोल्जर्स को आपको ध्यान में रखना है, उनको मेडिकल हेल्प देनी है। सेकंड कहता है कि आपको जो वाउंडेड या सिक मिलिट्री पर्सोनल है जो कि समुद्र के दौरान वॉर में घायल हुए हैं, उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल शिप्स में पहुंचाना है और मेडिकल ट्रांसपोर्ट देना है समुद्र के थ्रू। थर्ड जो है रूल वो ये कहता है कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कैसे डील किया जाएगा, मतलब आपने वॉर के दौरान दूसरे बंदे की सेना के लोग पकड़ लिए तो उनको आपको ह्यूमन ट्रीटमेंट देना है, उनके साथ खराब व्यवहार नहीं करना। फोर्थ आपका कन्वेंशन का रूल कहता है कि सिविलियंस को भी प्रोटेक्ट करना है। अगर आपने किसी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया दूसरे देश में जाके तो वहां के सिविलियंस के ऊपर क्राइम नहीं करना है। 3 एडिशनल प्रोटोकॉल में प्रोटोकॉल 1 एंड 2 कहता है कि इंटरनेशनल लेवल के विक्टिम्स और नॉन इंटरनेशनल के जो विक्टिम्स हैं उनका प्रोटेक्शन करना जरूरी है, चाहे कंफ्लिक्ट कितना भी हो। प्रोटोकॉल 3 कहता है कि एक एडिशनल एम्बलम जिसको रेड क्रिस्टल कहते हैं उसको क्रिएट करना है, ताकि रेड क्रॉस जैसी सोसाइटी, रेड क्रिसेंट एम्बलम जैसी सोसाइटीज जो है वो वहां मदद पहुंचा सकें। अब बात करेंगे हम लोग रिलेटेड न्यूज की, रशिया यूक्रेन वॉर की। सबसे पहले ये ब्लैक सी ग्रेन डील, यहाँ देखिए ये ब्लैक सी, ठीक है, क्रीमिया पेनिसुला रशिया के कब्जे में आ चुका है, मतलब ब्लैक सी से अगर यूक्रेन कुछ भी भेजेगा तो रशिया उसको अटैक करके रोक सकता है। तो देखिए यूक्रेन ना फूड बास्केट है वर्ल्ड का, बहुत सारा फूड एक्सपोर्ट करता है यूक्रेन वर्ल्ड को, लेकिन रशिया ने ना यहाँ पे इंटरप्ट करना शुरू किया उस चीज को, तो इसलिए फिर आया ब्लैक सी ग्रीन डील। ये रशिया इस डील से अब विड्रॉ कर चुका है। पहले की इस डील में ये था कि रशिया ने ये कह दिया था कि हाँ यूक्रेन अगर एक्सपोर्ट करेगा फूड वगैरह आइटम्स तो हम उसको इंटरप्ट नहीं करेंगे, ब्लैक सी में उसके जहाज रोकेंगे नहीं। लेकिन अब इस ग्रीन डील से रशिया जो है वो विड्रॉ कर चुका है, ये कह के कि मतलब हमारे जो यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है यूक्रेन के द्वारा माल, वो हमें दिक्कत दे रहा है। ब्लैक सी ग्रीन डील आपकी यूनाइटेड नेशन और टर्की के द्वारा 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच में करवाई गई थी। डील का मेन पर्पस यही था क्योंकि फूड प्राइसेस बढ़ रहे थे, क्योंकि यूक्रेन से सप्लाई रुक गई थी, ताकि ये फूड प्राइसेस ना बढ़े। इसमें सेफ मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर यूक्रेन के एक्सपोर्ट के लिए ब्लैक सी से देने की बात की गई, ताकि यूक्रेन अपना एक्सपोर्ट कर सके। कौन कौन से पोर्ट से? चौमोसक, ओडेसा और यूजनी, ये सारे पोर्ट से एक्सपोर्ट की बात की गई। ये जो डील थी 120 दिन के लिए थी, लेकिन 2 बार इसको पहले ही बढ़ाया जा चुका था, लेकिन अब रशिया इससे विड्रॉ कर चुका है। स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक्स की बात करेंगे। देखिए रशिया को कहा जा रहा है कि यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर के लिए स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक जो है वो अपना रहे हैं। ये एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी होती है जिसमें आप आर्मी के यूज की सारी चीजों को तबाह कर देते हैं उनकी कंट्री में घुस के, जैसे उनकी एनर्जी सप्लाई, उनके ब्रिज, उनके एग्रीकल्चर फील्ड, यानी कि पूरे तरीके से खत्म कर देना। स्ट्रेटेजी का मेन पर्पस होता है कि एनिमी जो है उसको किसी भी तरीके का रिसोर्स ना मिल पाए और उसका कॉन्फिडेंस टूट जाए। दरअसल 1977 की जिनेवा कन्वेंशन के अंदर इस तरीके की स्ट्रेटजी यूज करना गलत है, लेकिन तब भी रशिया कर रहा है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी जो थे इंडिया की आर्मी के अंदर, वो इस तरीके की टैक्टिक इन्वॉल्व करते थे जब लड़ते थे। डर्टी बॉम्ब की बात करेंगे। रशिया ने यूक्रेन को एक्यूज किया है कि वो डर्टी बॉम्ब यूज कर रहे हैं। डर्टी बॉम्ब का मतलब कि इन बॉम्ब के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे कि यूरेनियम वगैरह है, जब भी ये बॉम्ब डेटोनेट होता है, एक्सप्लोड होता है, तो ये मटेरियल उससे निकलता है। हालांकि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल रिफाइंड नहीं है, लेकिन ये न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज होने वाला ही मटेरियल है। ये बहुत चीपली बन जाता है, लेकिन ये इंसानों के लिए खतरनाक है। नॉर्थ सी समिट की बात करेंगे। सेकंड नॉर्थ सी समिट हाल फिलहाल में हुआ है। नॉर्थ सी समिट जो है इसमें नॉर्थ सी को सबसे बड़ा पावर हाउस बनाया जाएगा यूरोप का 2050 में। कैसे बनाया जाएगा? ये कि यहाँ पे ना विंड एनर्जी बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हो सकती है, तो वही विंड कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाएगा 300 गीगावाट तक 2050 में। 7 यूरोपियन यूनियन के कंट्री बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और 2 नॉन यूरोपियन यूनियन की कंट्री नॉर्वे और यूके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा समिट के एंड में
मतलब फर्स्ट समिट कैन में डेनमार्क में 2022 में बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड थे जिन्होंने एसबर्ग डिक्लेरेशन साइन किया था। मेन पर्पस यही था एसबर्ग डिक्लेरेशन का कि नॉर्थ सी को ग्रीन पावर प्लांट बनाना यूरोप का। नॉर्थ सी की अगर बात की जाए तो ये अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस तरफ में आपका अटलांटिक ओशियन है, ये इसी का पार्ट है। और ये जो आपका नॉर्थ सी है ये नॉर्वे और डेनमार्क के बीच में लोकेटेड है। साथ में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस इसके साथ बॉर्डर लगाते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये रहा आपका स्कॉटलैंड, ये रहा आपका इंग्लैंड, ये रहा आपका नॉर्वे, ये रहा डेनमार्क, ये रहा आपका नीदरलैंड, ये रहा बेल्जियम, ये रहा फ्रांस और ये रहा जर्मनी, जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के बीच में जो कनेक्शन है वो स्ट्रेट ऑफ डॉवर के थ्रू बना हुआ है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे नॉर्थ सी जो है बाल्टिक सी से कनेक्ट होता है स्कैग्राक स्ट्रेट के थ्रू, ये भी आपको ध्यान रखना है। नीदरलैंड के पास यहाँ पे बहुत सारे फ्रीजियन आइलैंड हैं। फ्रीजियन आइलैंड एक तरीके से आप बोल सकते हैं बहुत सारे पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी का एरिया है। इसके अलावा ये अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट होता है स्ट्रेट ऑफ डॉवर और इंग्लिश चैनल के थ्रू। ये देखिए स्ट्रेट ऑफ डॉवर और इंग्लिश चैनल के थ्रू इधर चले जाएंगे तो आ जाएगा अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ सी कनेक्ट होता है उससे, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे, रिसेंट डेवलपमेंट में कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की बात करेंगे। यूके ने इसको ज्वाइन कर लिया है, पहला नया मेंबर और पहला कंट्री बना है यूरोप का जिसने इसको ज्वाइन किया। इसको मार्च 2018 में साइन किया गया था, उसके बाद 2018 दिसंबर में इन्फोर्स किया गया। दरअसल ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का सक्सेसर अग्रीमेंट है ये, क्योंकि यूएस ने इससे विड्रॉ कर लिया था 2017 में, बाद में इसका नाम बदल दिया गया। ये एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है 11 देशों के बीच में। कंट्री कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, पेरू, मैक्सिको और न्यूजीलैंड। विंडसर फ्रेमवर्क की बात करेंगे। 2023 में यूके और यूरोपियन यूनियन ने अग्री किया एक नई डील के लिए जिसका नाम है विंडसर फ्रेमवर्क। ये जो विंडसर फ्रेमवर्क है ये नॉर्दर्न आयरलैंड के प्रोटोकॉल को रिप्लेस करेगा ताकि नॉर्दर्न आयरलैंड और यूके के बीच में जो ट्रेड है उसका डिसरप्शन ना हो सके, क्योंकि दोनों के बीच में ट्रेड जो था वो सही से नहीं हो पा रहा था। देखिए यूके में मैंने आपको बताया इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सब मिलकर यूके बनाते हैं। अब क्या हुआ कि दरअसल नॉर्दर्न आयरलैंड को छोड़कर बाकी जितने भी हैं ग्रेट ब्रिटेन वाले, इन्होंने क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। किससे? ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट किया था ना, यूरोपियन यूनियन को इन्होंने छोड़ दिया था तो ब्रेग्जिट किया। लेकिन यूरोपियन यूनियन को नॉर्दर्न आयरलैंड ने नहीं छोड़ा। जब नॉर्दर्न आयरलैंड ने नहीं छोड़ा तो ऐसा लग रहा है, मतलब यूरोपियन यूनियन भी अपनी सिक्योरिटी चाहता है कि भाई हो सकता है क्योंकि यूके का तो हिस्सा है नॉर्दर्न आयरलैंड, कि आगे चल के हमारे जो रूल्स एंड फ्रेमवर्क हैं व्यापार करने के, उन सब का मिसयूज जो है वो हो सकता है यूके मिलकर करने लग जाए नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ। इसलिए नॉर्दर्न आयरलैंड कैसे बाकी के कंट्रीज के साथ, जो ब्रिटेन के कंट्रीज हैं उनके साथ कैसे डील करेगा, कैसे व्यापार करेगा, उसके लिए फ्रेमवर्क बनाया गया, प्रोटोकॉल बनाया गया, ठीक है। ये फ्रेमवर्क जो है ये साफ साफ बताता है नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ कैसे डील करेगा और यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ कैसे व्यापार करेगा ताकि डिसरप्शन ना आए। तो यूके और यूरोपियन यूनियन के द्वारा विंडसर फ्रेमवर्क की डील पे मान लिया गया है कि हाँ विंडसर फ्रेमवर्क के तहत ही जो है वो नॉर्दर्न आयरलैंड और यूके के बीच में व्यापार होगा। फीचर्स की बात की जाए तो 2 लेन सिस्टम या फिर स्टॉर्मट ब्रेक का सिस्टम लाया गया। 2 लेन सिस्टम का मतलब क्या है कि जो भी गुड्स आपके ब्रिटेन से नॉर्दर्न आयरलैंड की तरफ ट्रेवल किए जा रहे हैं वो ग्रीन लेन के थ्रू गुजरेंगे। ये ग्रीन लेन जो है वो रेड लेन से अलग होगी। रेड लेन में कौन से गुड्स होंगे? रेड लेन में वो वाले गुड्स होंगे जो कि यूरोपियन यूनियन के पास जाएंगे, ना कि आपके नॉर्दर्न आयरलैंड के पास जाएंगे। अब हो सकता है ब्रिटेन से कुछ गुड्स आपके नॉर्दर्न आयरलैंड में आ रहे हों और आगे चल के वो यूरोपियन यूनियन को जाने हों, लेकिन इससे तो यूरोपियन यूनियन को नुकसान भी पहुंच सकता है, मतलब कम या हाई दाम में वो प्रोडक्ट पहुंच सकते हैं। इसलिए लेन्स अलग कर दी गई। ग्रीन लेन में वो वाले प्रोडक्ट जाएंगे जो आपके ब्रिटेन से नॉर्दर्न आयरलैंड की तरफ जाएंगे। रेड लेन में वो होंगे प्रोडक्ट जिनका ज्यादा रिस्क रहेगा, जो आगे चल के यूरोपियन यूनियन को भी भेजे जाएंगे, तो उनका रेट वगैरह उनके सारे रूल्स अलग होंगे। स्टॉर्मर ब्रेक की बात करेंगे। इसमें डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नॉर्दर्न आयरलैंड की जो असेंबली है वो नए यूरोपियन यूनियन के रूल्स को अपोज कर सकती है अगर उनको लगता है कि ये उनके खिलाफ है। नॉर्दर्न आयरलैंड के प्रोटोकॉल की बात करें तो ब्रेग्जिट के बाद यानी पोस्ट ब्रेग्जिट के बाद ये अग्रीमेंट जो है ये साइन किया गया था किसके बीच में? नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में और रेस्ट ऑफ द यूके के बीच में, यानी कि इन्हीं ब्रिटेन के कंट्रीज के बीच में, कि ये व्यापार कैसे करेंगे, क्योंकि अब ये रेस्ट ऑफ द ब्रिटेन या यूके के कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहे थे। नॉर्दर्न आयरलैंड अभी भी यूरोपियन यूनियन की सिंगल मार्केट का पार्ट है। ट्रेड और कस्टम के इंस्पेक्शन अभी भी यहाँ पे होते हैं आयरिश सी के अंदर।
अंदर किसके रूल्स के हिसाब से, यूरोपियन यूनियन के रूल के हिसाब से। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये इसलिए प्रपोज किया गया था ताकि गुड फ्राइडे जो आपका अग्रीमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन के लिए। अब ये गुड फ्राइडे अग्रीमेंट क्या है, इसको 1998 में नॉर्दर्न आयरलैंड, ब्रिटेन और आयरलैंड ने मिलकर साइन किया था। दरअसल इन सारे कंट्रीज में आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो 30 साल का जो वायलेंस था जिसको द ट्रबल्स कहते हैं, ये गुड फ्राइडे अग्रीमेंट ने इस 30 साल के वायलेंस को खत्म किया था। नॉर्दर्न आयरलैंड को 1921 में सेटअप किया गया और यूके का ये हिस्सा बना। बाकी बचा हुआ जो आइलैंड था जिसको इंडिपेंडेंट आइलैंड कहते हैं वो अलग से कंट्री बना। इसकी वजह से नॉर्दर्न आइलैंड और बचे हुए आयरलैंड के बीच में और साथ में यूके के बीच में कन्फ्लिक्ट होता था, ठीक है। इसी को रोकने के लिए आपके यूएस के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने नॉर्दर्न आइलैंड में इंटरमीडिएट करके गुड फ्राइडे एग्रीमेंट साइन करवाया और 25th एनिवर्सरी जो है वो इसकी हाल फिलहाल सेलिब्रेट भी हुई है। आगे बात करेंगे लूजोफोन वर्ल्ड की। देखिए ये एक पोर्तुगीज स्पीकिंग कंट्रीज के ग्रुप को कहा जाता है लूजोफोन वर्ल्ड। ये 9 कंट्रीज हैं ऐसे जिनमें ये मतलब इस तरीके से कॉमन पोर्तुगीज भाषा बोली जाती है। ये मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है सदर्न हेमिस्फीयर में। 1996 में कम्युनिटी ऑफ पोर्तुगीज लैंग्वेज कंट्रीज, जिनको लूजोफोन कम्युनिटी कॉमनवेल्थ कहा जाता है, इनको बनाया गया था। ये एक मल्टीलेटरल फोरम है जिसमें 9 मेंबर स्टेट्स हैं, 32 एसोसिएट ऑब्जर्वर्स हैं। इंडिया भी इसका एसोसिएट ऑब्जर्वर है। शटल डिप्लोमेसी की बात करेंगे। जापान और साउथ कोरिया के द्वारा शटल डिप्लोमेसी को रिज्यूम किया जा रहा है ताकि हिस्टोरिकल डिस्प्यूट को भूला जा सके। ये जो नेशन है इनकी हिस्ट्री काफी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि जापान के द्वारा बहुत सारी एट्रोसिटीज कोरिया के ऊपर की गई थी, या अत्याचार कह लीजिए। शटल डिप्लोमेसी में ये होता है, दोनों कंट्रीज जो है उनके डिप्लोमेट्स आपस में मूव करना शुरू करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक दूसरे में मतलब एक्सचेंज करना शुरू करते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट लीडर्स होते हैं वो सीधा सीधा आपस में अभी बात नहीं करना चाहते ड्यू टू सम काइंड ऑफ बैड हिस्ट्री। वॉशिंगटन डिक्लेरेशन की बात करेंगे। यूएस और साउथ कोरिया के बायलैटरल रिलेशन की 70th एनिवर्सरी जो है वो मनाई गई है और इन्होंने वॉशिंगटन डिक्लेरेशन साइन किया जिसमें कि न्यूक्लियर डेटरेंस पॉलिसी की बात की गई कि मतलब न्यूक्लियर पावर का जो है वो यूज नहीं करना है, लेकिन हाँ न्यूक्लियर पावर को बिल्डअप करने की कोशिश जरूर करनी है क्योंकि साउथ कोरिया के ऊपर है नॉर्थ कोरिया जो कि बहुत ज्यादा पावर डायनामिक करते हुए अपना न्यूक्लियर वेपन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये वॉशिंगटन डिक्लेरेशन 1994 से अलग है। ये 1994 वाली डिक्लेरेशन ने जॉर्डन और इसराइल के बीच में वॉर को रोका था। अब बात करेंगे स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड की। यूएस, जापान और साउथ कोरिया के द्वारा मिलकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड लॉन्च किया गया। ये जो समिट था इसका मेन पर्पस था चाइना जैसी ग्रोइंग पावर के खिलाफ यूनिटी को बिल्डअप करना और साथ में नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर थ्रेट के खिलाफ काम करना। 1978 में भी कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था लेकिन ये इजिप्ट और इसराइल के बीच में था, सो कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करेंगे आगे इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी की। सबसे पहले इंटरनेशनल टेररिज्म। देखिए इंडिया को लेटेस्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में 13वां स्थान हासिल हुआ है। ये इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस के द्वारा निकाला जाता है और ये बोला गया कि इंडिया टेररिज्म में वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री में आता है। ग्लोबल लेवल में टेररिज्म के लिए क्या क्या मेजर्स हैं? यूनाइटेड नेशन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी जो है ये जनरल असेंबली के द्वारा 2006 में अडॉप्ट की गई थी ताकि इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे हम लोग टेररिज्म को काउंटर करें। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी आई जिसका मेन पर्पस था रेजोल्यूशन 1373 को इम्प्लीमेंट करना। ये रेजोल्यूशन उन कंट्रीज को रिक्वेस्ट करता है कि काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज को होम पे बिल्डअप किया जा सके ताकि टेररिज्म ग्रो ना हो। फिर है ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम, इंडिया इसका मेंबर है। ये एक इनफॉर्मल फोरम है जो ओपन डिस्कशन करता है टेररिज्म के खिलाफ। यूनाइटेड नेशन का काउंटरिंग टेररिस्ट ट्रैवलर प्रोग्राम जो है इसमें ग्लोबल लेवल पे जो मेंबर स्टेट्स हैं वो एक दूसरे को असिस्ट करते हैं टेररिस्ट को डिटेक्ट करने के लिए। इंडिया भी इसका मेंबर है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात की जाए तो ये वो टास्क फोर्स है जो अलग अलग देशों के साथ जुड़कर उनको सर्विलेंस में रखती है ये देखने के लिए कि वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज तो नहीं हो रही और टेररिस्ट को फंड तो नहीं दिया जा रहा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है जिसका मेन पर्पस है इंटरनेशनल और रीजनल लेवल पे टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ आवाज उठाना। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। इसमें जितने भी फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म है उनको क्रिमिनलाइज करने की बात की गई है। इसको इंडिया के द्वारा 1996 में प्रपोज किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी की बात की जाए तो इंडिया के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं या एसोसिएशंस हैं उनको अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए अरेस्ट किया जा सकता है। फिर हमने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए बनाई जिसका मेन पर्पस था टेररिज्म को काउंटर करना। फिर नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड बनाएगी इंडिया की काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। नए डिवीजन हमने बनाए काउंटर टेररिज्म और काउंटर रेडिकलाइजेशन
और ये डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है, जिनका मेन पर्पस है साइबर सिक्योरिटी और टेररिज्म से डील करना। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को अनलॉफुल एसोसिएशन या फिर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंडर डाल के बैन कर दिया गया है। देखिए यूएपीए क्या है, इसका मेन पर्पस यही है कि अनलॉफुल एक्टिविटी अगर किसी भी तरीके से होती है किसी इंडिविजुअल या एसोसिएशन के द्वारा जिसमें कि टेररिस्ट एक्टिविटीज हो सकती हैं, आप उनको सीधा बैन कर सकते हो। ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, मतलब अरेस्ट जो है वो बिना वारंट के भी किया जा सकता है। इसमें डेथ और इम्प्रिजनमेंट की सजा जो है वो दी जा सकती है। अनलॉफुल एसोसिएशन का मतलब ये हुआ कि आपकी जो एसोसिएशन है वो किसी भी तरीके से किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप गैदरिंग में अगर है तो वो अनलॉफुल है, यानी देश के खिलाफ है। इसमें सेंटर जो है वो गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के ग्राउंड बता देता है कि हाँ जी ये एसोसिएशन इसलिए इस तरीके से अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। उसके अलावा जैसे ही डिक्लेरेशन होता है कि ये अनलॉफुल है, ये नोटिफिकेशन ट्रिब्यूनल के पास जाता है 30 दिन के अंदर। फिर केस जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जाता है। सेंटर के पास ये भी पावर है कि जो भी एसोसिएशन अनलॉफुल काम कर रही है उसके फंड्स को वो सीज कर देते हैं, प्लेसेस को भी नोटिफाई कर देते हैं कि किन किन जगह पे इनका ये पर्पस सर्व हो रहा है अनलॉफुल एक्टिविटीज का। टेररिस्ट एक्ट की बात करेंगे, इसमें किसी भी तरीके का वो एक्ट जिससे देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पे असर आता है उसको टेररिस्ट एक्ट कहते हैं। इसमें फॉरफीचर मतलब यानी कि सीजिंग जो है वो भी की जाती है इनके एसेट की, जो भी ऐसी एसोसिएशंस होती हैं। और फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो होते हैं इंक्वायरी से पहले भी वो आदेश दे सकते हैं कि किसी भी तरीके की फंडिंग या किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी टेररिज्म वाली एसोसिएशन की वो सीज कर ली जाए, ठीक है। और इसमें डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का अप्रूवल जरूर चाहिए होता है प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए। प्राइवेट मिलिट्री कंपनी की बात करेंगे, हाल फिलहाल में रशिया के अंदर वैगनर ग्रुप जो एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है उनके द्वारा रिबेल कर दिया गया। देखिए प्राइवेट मिलिट्री कंपनी क्या होती है, ये प्राइवेट तौर पे काम करने वाली मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिलिट्री सर्विस कंट्री को प्रोवाइड करती हैं। ये इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती हैं, गवर्नमेंट से थोड़ा डिफरेंट होके। इनको हायर किया जाता है सरकार के द्वारा, इंडिविजुअल्स या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। ऐसे होता है ना, मूवीज में दिखाते हैं बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ सिक्योरिटीज होती हैं, तो ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज ही वो सिक्योरिटीज देती हैं। तो वैगनर ग्रुप क्या है, इसको पीएमसी वैगनर कहा जाता है। ये इनडायरेक्ट तरीके से रशियन मिलिट्री के साथ मिलकर काम करती थी, उनको वेपन वगैरह या फिर मिलिट्री के जो बंदे थे वो सप्लाई करती थी। इस ग्रुप को 2014 में सबसे पहले देखा गया, जब 2014 में यूक्रेन के अंदर रशियन प्रो एक्टिविस्ट देखे गए जो कि रशिया के ही थे लेकिन यूक्रेन के अंदर भड़का रहे थे लोगों को, और यूक्रेन को रशिया से यूक्रेन में लोगों को भड़का कर रशिया में जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो वहां पे पाया गया कि ये पीएमसी वैगनर जो थी वो इन्वॉल्व थी। इस ग्रुप को अफ्रीकन और अरब कंट्रीज के अंदर भी देखा गया जब ये ऑपरेट कर रहे थे कन्फ्लिक्ट के रीजन के अंदर। वेस्टर्न कंट्रीज और यूनाइटेड नेशन के जो एक्सपर्ट्स है अब उन्होंने इसको ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, क्योंकि ये रशिया के इन्फ्लुएंस में कुछ भी अनएथिकल भी कर रहे हैं, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, नए रूल बनाए गए हैं। जैसे कि जो सीए होते हैं, कंपनी के सेक्रेटरीज होते हैं या अकाउंटेंट होते हैं, अगर वो अपने क्लाइंट के बिहाफ के ऊपर कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसी भी कर रहे हैं जो कि धांधली वाली है लेकिन उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सब भी आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जिम्मेदार पाए जाएंगे। देखिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है उनको कंसिडर कब किया जाएगा, जब आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का बाइंग और सेलिंग कर रहे हो, आप अपने क्लाइंट के पैसे को मैनेज कर रहे हो, उनके सिक्योरिटी अकाउंट का मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आप सब लोग पीएमएलए के अंदर क्या आ जाओगे, अकाउंटेबल आ जाओगे। इंडिविजुअल्स कौन कौन से हो सकते हैं, एजेंट्स हो गए कंपनीज के, डायरेक्टर हो गए कंपनी के, इसके अलावा कुछ ऑफिस प्रोवाइडर हो गए जो कंपनी को सर्विस देते हैं, ट्रस्टीज हो गए, ये सब आप इसके अंदर आएंगे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात की जाए तो 2002 में ये एक्ट आया था, जिसका मेन पर्पस था इंडिया का वियना कन्वेंशन और अलग अलग ग्लोबल कमिटमेंट जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम करती है उसके लिए इंडिया को कमिटेड बनाना। इसमें प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाता है अगर वो प्रॉपर्टी इलीगल तरीके से अर्न की गई होती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक स्पेशल फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है किसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को इंप्लीमेंट करती है। ग्लोबल न्यूक्लियर रेगुलेशन की बात करेंगे, हाल फिलहाल में रशियन पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है जिसमें रशिया का कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी में जो रेटिफिकेशन था उसको रिवोक या विड्रॉ कर लिया गया। ये जो पैसेज है बिल का, ये दरअसल यूएस के स्टैंड के हिसाब से ही है, मतलब इनको लग रहा था कि यूएसए जो है वो इसको साइन नहीं किया है या रेटिफाई नहीं करेगा, तो रशिया ने भी ये काम कर लिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब रशिया जिस भी तरीके से चाहे न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये टेस्ट बैन ट्रीटी क्या थी कि आप टेस्ट नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर जगह पे एवं जाके न्यूक्लियर वेपन को, ठीक है, लेकिन अब रशिया ने इससे विड्रॉ कर लिया।
कौन कौन सी इंटरनेशनल रेगुलेशन है न्यूक्लियर वेपन को लेके? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी 1996 में आई थी, जिसमें किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वेपन का जो टेस्ट एक्सप्लोजन है वो वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं किया जा सकता। 8 नेशंस हैं जिन्होंने अभी इसको रेटिफाई नहीं किया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ईरान, इजिप्ट और यूएसए। सो इंडिया ने भी रेटिफाई नहीं किया। अब रशिया भी इससे क्या कर चुका है, रिवोक कर चुका है, ये ध्यान रखिएगा। पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी मतलब ट्रीटी ये बैन करती है कि न्यूक्लियर वेपन को आप एटमोस्फेयर में, आउटर स्पेस में और अंडर वाटर में टेस्ट नहीं कर सकते। इंडिया ने साइन भी किया है, रेटिफाई भी किया है। नॉन प्रोलिफरेशन की ट्रीटी ये बोलती है कि न्यूक्लियर वेपन का जो स्प्रेड है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है और न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल तरीके से यूज करना है, ना कि वेपन बनाने के लिए। इंडिया, साउथ सुडान, इजराइल और पाकिस्तान ने कभी भी इसको साइन नहीं किया। नॉर्थ कोरिया ने इससे विड्रॉ कर लिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो दरअसल टेक केयर करती है कि न्यूक्लियर वेपन बनाए जा रहे हैं मटीरियल से या फिर उससे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इंडिया ने अभी इसको साइन नहीं किया है। ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन 2017 में आई थी। ये पहली लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसमें न्यूक्लियर वेपन को बैन करने की बात की गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। 91 स्टेट्स ने इसको साइन किया है, 68 ने इसको रेटिफाई किया है। इंडिया ने ना तो साइन किया ना ही रेटिफाई किया। अगली बात करेंगे मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम की। ये वॉलंटरी अग्रीमेंट है जिसमें जो भी टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर वेपन के लिए बनाने के लिए यूज होती हैं उन टेक्नोलॉजी को आपस में ट्रांसफर किया जाता है, ये शेयर किया जाता है कंट्रीज के अंदर। इसमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप आता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम आता है, वेस्टर्नर अग्रीमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आता है। देखिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप 1974 में आया था जिसमें बोला गया है कि कौन कौन से कंट्रीज एक दूसरे को न्यूक्लियर रेटेड टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे और कहाँ कहाँ प्रिवेंट है एक्सपोर्ट करना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को। इसमें 48 न्यूक्लियर सप्लायर कंट्री ही है, लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है। चाइना काउंटर कर रहा है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं बन सकता। तो वो कंट्रीज का इसमें ग्रुप है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के जो मटेरियल है उनको सप्लाई करते हैं आपस में, पर बाहर किसी दूसरे कंट्री को सप्लाई करने के लिए प्रिवेंशन है, नहीं कर सकते। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम लोग रॉकेट्स को कैसे कंट्रोल करेंगे उसकी बात की गई है। वेस्टर्नर अग्रीमेंट में बात की गई है कन्वेंशनल आर्म्स को कैसे बनाया जाएगा, उसकी टेक्नोलॉजी क्या होगी। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में बात की गई है केमिकल और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी जो है उसका कंट्रोल कैसे होगा। इंडिया सबका मेंबर है लेकिन न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन की अगर बात की जाए तो ये एक रीजनल अप्रोच है जिसमें ग्लोबल लेवल पे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के रूल्स जो है उनको बनाया गया है, उनका फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। इसके अंडर 5 ट्रीटीज हैं, जैसे यहाँ नाम लिखे गए हैं। ट्रीटी ऑफ टेलेटोको, ये आपकी कैरेबियन आइलैंड की ट्रीटी है। ट्रीटी ऑफ रोरोतोंगा, साउथ पैसिफिक कंट्री की ट्रीटी है। ट्रीटी ऑफ बैंकॉक, ट्रीटी ऑफ पेलिंदाबा और ट्रीटी ऑफ सेमीप्लांटिक सेंट्रल एशियन कंट्रीज की। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बनाने के लिए 5 जोन बनाए गए हैं। कुछ और ट्रीटीज की बात की जाए तो आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में आई थी। इसमें स्पेस के अंदर न्यूक्लियर वेपन को प्लेस नहीं किया जाएगा उसकी बात की गई है। फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी इसको प्रपोज किया गया है इंटरनेशनल अग्रीमेंट के तौर पे, ताकि 2 मेन कंपोनेंट जो है न्यूक्लियर वेपन के, यूरेनियम और प्लूटोनियम, उनके प्रोडक्शन पे प्रोहिबिशन लगाया जा सके। फिर स्टार्ट 1, स्टार्ट 2 और न्यू स्टार्ट, जिसको स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी कहते हैं। ये बायलैटरल ट्रीटी है, यूएस और सोवियत यूनियन या रशिया के बीच में हुई थी, ताकि जो आपके स्ट्रेटेजिक आर्म्स हैं जैसे कि आपकी मिसाइल्स हो गई, उनकी रेंज बढ़ाना, ये सब रोका जा सके। ठीक है, इंडिया ने साइन किया है ओएसटी को भी और एफएमसीटी को भी। स्टार्ट का तो इंडिया मेंबर नहीं है क्योंकि यूएस और रशिया के बीच में है। स्पेस वॉरफेयर की बात करेंगे। चाइना ने हाल फिलहाल में वर्ल्ड का सबसे पहला नियर स्पेस कमांड जो सेंटर है जिसमें कि हाइपरसोनिक वेपन को एस्टेब्लिश किया गया है उसको लॉन्च किया है। मतलब नियर स्पेस कमांड सेंटर भी इंडिया ने, चाइना ने बना लिया, स्पेस के अंदर अपनी आर्मी रख दिया, ऐसे सोचिए। ठीक है, नई कमांड जो है वो चाइना की 5th फोर्स है। 4 फोर्स ऑलरेडी है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स। नियर स्पेस और चाइना नियर स्पेस कमांड है क्या? देखिए, अर्थ के एटमोस्फेयर के पास का एरिया जो है जिसमें 20 से 100 किलोमीटर का अर्थ सर्फेस से डिस्टेंस आता है उसको नियर स्पेस कहते हैं। इसमें हवा बहुत थिन है, इसमें मिलिट्री एयरक्राफ्ट तो नहीं उड़ सकते, सैटेलाइट भी प्लेस नहीं किए जा सकते क्योंकि ग्रेविटी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो ये नो मैन लैंड रीजन है। जब यहाँ आदमी नहीं आ सकते तो क्या कर दिया गया, हाइपरसोनिक वेपन रख दिया गया। इसमें मॉडर्न हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसको इक्विप किया गया है, मतलब डायरेक्टली इस लोकेशन पर टारगेट करके। स्पाई बैलून्स, सोलर पावर ड्रोन, ठीक है, सन की ऊर्जा से चलने वाले, हाई ऑल्टीट्यूड सर्विलेंस, ये सारे इक्विपमेंट जो है वो चाइना ने वहां प्लेस कर दिए हैं। स्पेस वॉरफेयर की बात की जाए तो स्पेस वॉरफेयर को 1962 में स्टार्ट किया गया था जब यूएस ने ग्राउंड से मतलब अटैक किया था स्पेस के अंदर किसी के न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिसके चलते बाद में आउटर स्पेस ट्रीटी आई 1967 में। स्पेस एक चौथा डायमेंशन है जहां युद्ध हो सकता है। कैसे कैसे युद्ध हो सकता है? अर्थ टू स्पेस, मतलब धरती से अपने स्पेस में जाकर किसी के सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसको बोलते हैं एंटी सैटेलाइट वेपन का यूज करना। स्पेस से स्पेस में ही युद्ध कर लेना, मतलब डेब्रिस को क्रिएट कर दिया, किसी के सैटेलाइट को कोलैश करके या उसमें मतलब स्ट्राइक करके उसको खत्म कर दिया दूसरे कंट्री के सैटेलाइट को। स्पेस टू अर्थ, मतलब स्पेस के अंदर से अटैक किया धरती के किसी सेटलमेंट पे, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, इसका यूज करके स्ट्राइक करना।
अर्थ टू स्पेस नॉन काइनेटिक वेपन। नॉन काइनेटिक वेपन का मतलब कुछ भेजा नहीं, लेकिन जैमर लगा दिया, लेजर लगा दिया, साइबर अटैक कर दिया दूसरे देश के सैटेलाइट पे। स्पेस टू स्पेस में नॉन काइनेटिक कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें अटैक नहीं किया सीधा जाके, क्लैश नहीं किया, लेकिन जैमर लगा दिए, हाई पावर के माइक्रोवेव भेज के सैटेलाइट खराब कर दिया, लेजर से खराब कर दिया। ग्लोबल फ्रेमवर्क है स्पेस को पीसफुली मेंटेन करने के लिए। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में आई थी, जिसमें बोला गया था मास डिस्ट्रक्शन के वेपन को आउटर स्पेस में प्लेस नहीं किया जाएगा। लाइबिलिटी कन्वेंशन आई 1972 में, जिसमें बोला गया कि जो भी स्पेस ऑब्जेक्ट को डैमेज किया जाता है किसी कंट्री के द्वारा या स्टेट के द्वारा, उसकी भरपाई उनको करनी पड़ेगी, ठीक है। कन्वेंशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लॉन्च इन द आउटर स्पेस 1975 में आई, जिसमें देशों को रजिस्टर करना पड़ता है यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर कि वो स्पेस में क्या क्या लॉन्च कर रहे हैं। मून अग्रीमेंट 1979 में आया, इसमें बोला गया मून और बाकी की जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको पीसफुल पर्पज के लिए ही यूज करना है। पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी आई 1963 में, किसी भी तरीके के न्यूक्लियर वेपन को आउटर स्पेस में टेस्ट नहीं किया जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ आर्म रेस इन आउटर स्पेस में यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन लेके आया कि वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स में ग्लोबल लेवल पे कोलैबोरेट किया गया कि पीसफुल तरीके से आउटर स्पेस कैसे यूज करेंगे। इसके अलावा अदर्स में साइनो रशियन प्रपोजल आया, प्रिवेंशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ वेपन इन आउटर स्पेस। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कोड आया। इसके अलावा यूएस का आर्टेमिस अकॉर्ड आया, जो सारे रूल्स बताते हैं कि स्पेस आर्म रेस को कैसे रोका जा सके। स्पेस में रेस नहीं लगनी चाहिए ना हथियारों की। इंडिया की स्टेप की बात की जाए तो इंडिया का मिशन शक्ति है, जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, हमने टेस्ट किया था। डिफेंस स्पेस एजेंसी है इंडिया की, ये एक ट्राई सर्विस एजेंसी है इंडियन आर्म फोर्सेस की। डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी हमने एस्टेब्लिश की है, जो रिसर्च करती है स्पेस के रिलेटेड। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, यानी कि हमारा एक रीजनल सैटेलाइट है जो कि हमें नेविगेशन में मदद करता है। 1500 किलोमीटर का एरिया इंडिया की बाउंड्री से कवर करता है। उसके अलावा इंड स्पेस एक्स है, ये एक स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज है इंडिया की। मिशन डेफ स्पेस है, इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में, खास करके स्पेस की टेक्नोलॉजी को लेके। ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करेंगे, हाल फिलहाल में 2500 kg का ड्रग, जिसको बोलते हैं, खासकर इसमें मेथाम्फेटामिन था, इसको कवर किया गया केरला के कोस्ट से। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और इंडियन नेवी के ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत ये सारा मटेरियल पाया गया। ऑपरेशन समुद्रगुप्त नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने 2022 जनवरी में चलाया था, ताकि इंडिया का जो मैरीन चैनल है, समुद्र का रास्ता, वहां से इस तरीके की स्मगलिंग रोकी जा सके। यूनियन गवर्नमेंट का एक प्लान है कि हम लोग इंडिया को 2047 तक ड्रग फ्री बनाएंगे। ड्रग ट्रैफिकिंग की बात की जाए तो इंडिया में बहुत सारा ड्रग जो है वो स्मगल होता है, क्योंकि इंडिया जो है गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट के बीच आता है। गोल्डन क्रेसेंट में कंट्री है ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जहां से ड्रग इंडिया आता है। गोल्डन ट्रायंगल में है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, जहां से ड्रग इंडिया स्मगल होता है। ड्रग ट्रैफिकिंग समुद्र के रास्ते से सबसे ज्यादा होती है। मेजर ट्रैफिकिंग हीरोइन की होती है और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर से बहुत ज्यादा होती है, खास करके पंजाब और जम्मू कश्मीर में घुसकर। कौन सी इनिशिएटिव है जो ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ है? देखिए, नारकोटिक ड्रग 1961 का जो कन्वेंशन है, इंडिया ने उसको साइन किया है। फिर एक कन्वेंशन है साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1971। एक कन्वेंशन है नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के ट्रैफिक को लेकर, इसके खिलाफ भी इंडिया काम कर रहा है, इसके कन्वेंशन का भी सिग्नेटरी है। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में साफ बोला गया है कि किस तरीके से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है वो आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट कर सकता है एडिक्ट्स का, और उनको पकड़ भी सकता है अगर वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान है ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए 2018 से 2025 तक, जिसमें अलग अलग स्ट्रेटेजी से ड्रग की डिमांड को रोका जाएगा कंट्री में। नशा मुक्त भारत अभियान में हम लोग 272 वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करके वहां पे नशा मुक्ति कराएंगे। ई पोर्टल है जिसका नाम है सिम्स, सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या किया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन है ड्रग पेडलर्स होते हैं उनके ऊपर केसेस लगाकर उनको पकड़ा जाता है। फिर नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर मैकेनिज्म है, जिसमें ड्रग के खिलाफ कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, 1986 में सेटअप किया गया था। एक्ट है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, जिसके तहत ये आता है। मेन पर्पस यही है कि डिफरेंट जो ऑफिसेज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करना, ताकि ड्रग्स की स्मगलिंग को रोका जा सके, काउंटर करना इलीगल ड्रग की ट्रैफिकिंग को, फॉरेन कंट्रीज की अथॉरिटीज से असिस्टेंस लेना ड्रग को रोकने के लिए, कोऑर्डिनेट करना अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बीच में ड्रग एब्यूज को रोकने के लिए। पावर की बात की जाए तो सिविल कोर्ट की इसमें सारी पावर होती है, जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत रेगुलेट करता है। साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने हाईलाइट किया कि इंडिया जो है उन्होंने हाल फिलहाल में बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट जो है वो 2022 में देखे, जिसमें से कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन केसेस बहुत थे।
टॉप 3 इंडस्ट्रीज जो कि मैलवेयर या फिर साइबर सिक्योरिटी से इफेक्ट हुई हैं वो है बैंकिंग, गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरिंग। रैंसमवेयर यानी फिरौती के अटैक जो है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। आईटी सेक्टर जो है उसमें बहुत सारा फिरौती का अटैक हुआ। फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग थर्ड और सेकंड नंबर का सेक्टर है। सर्ट इनकी बात करेंगे, ये एक नेशनल नोडल एजेंसी है जो कंप्यूटर सिक्योरिटी के जितने इंसिडेंट या क्राइम होते हैं उनके खिलाफ काम करती है। 2004 से काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती है। आईटी एक्ट 2008 के तहत ये अपना रूल और रेगुलेशन लेती है। 24/7 ऑपरेट करती है। ये सारे इनिशिएटिव लिखे गए हैं साइबर सिक्योरिटी के खिलाफ, इनको आप पढ़ सकते हैं। जैसे टोल फ्री नंबर है, फिर स्वच्छता केंद्र बनाए गए हैं, आप अपने कंप्यूटर को जाके सफाई करा सकते हैं उसकी अगर कोई अटैक हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं गाइडलाइंस को लेकर। सर्ट इन के तहत जो न्यूज है, सबसे पहले गाइडलाइंस ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिस। देखिए सर्ट इन के द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई है गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए कि अगर आप पे किसी भी तरीके का कोई अटैक होता है, साइबर अटैक, तो सेक्शन 70B के तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर आपको उसी रूल्स के हिसाब से काम करना है। हर एक मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट पे ये रेगुलेशन है। सबसे पहले तो आपको रिपोर्ट करना है 6 घंटे के अंदर, उसके अलावा 6 महीने के अंदर आपको साइबर सिक्योरिटी ऑडिट करना है। एम्प्लॉयज जो उनको लॉग आउट करना होगा हमेशा ही, मतलब जब भी वो अपना सिस्टम छोड़ते हैं, 15 मिनट से ज्यादा अगर छोड़ देते हैं, एडमिन को ही हमेशा एक्सेस होना चाहिए सिस्टम का, और चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की मदद से ही आप लॉग इन कर सकते हैं। सर्ट इन एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल का जो ये सर्ट इन अथॉरिटी है, इसको आरटीआई के एक्ट से बाहर निकाला गया है। सेक्शन 24 जो है वो ये कहता है कि ये जो लॉ है वो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई नहीं होते, लेकिन अगर करप्शन का केस आता है, ह्यूमन राइट वायलेशन का केस आता है, तो डेफिनेटली आरटीआई के तहत इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। रैंसमवेयर रिपोर्ट 2022 सर्ट इनके द्वारा रिलीज की गई। लॉकबिट अभी तक का सबसे ज्यादा फिरौती मांगे जाने वाला साइबर अटैक है। इसके बाद है माइकॉप और फिर है आपका स्टॉप। लॉकबिट रैंसमवेयर जो है ये मैक डिवाइसेस, एप्पल की डिवाइसेस को खास करके इफेक्ट करता है। इसको एबीसीडी वायरस के नाम से डब किया जाता है और ये क्रिप्टो वायरस के तौर पे काम करता है, और खास करके रिक्वेस्ट करता है पेमेंट के लिए अगर आप अपनी फाइल को डीक्रिप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, वरना फाइल लॉक हो जाती है। ये रैंसमवेयर एज अ सर्विस मॉडल पे ऑपरेट करता है। नए वेरिएंट में वाइस सोसाइटी, ब्लू स्काई, ऐसे भी रैंसमवेयर फिरौती वाले केसेस जो है वो देखने को मिले। ये देखिए रैंसमवेयर में कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आपका वो कैटेगरी ऑफ मालवेयर इसमें कहा जाता है, रैंसमवेयर उसको कहा जाता है जिसमें आप किसी भी बंदे के कंप्यूटर में जाके उसकी फाइल्स को लॉक कर देते हैं। ठीक है, लॉक करने के साथ क्या होता है, उन फाइल को जैसे ही आपने लॉक किया वो डीलॉक तब तक नहीं होंगी जब तक सामने वाला बंदा आपकी मांग नहीं पूरी करता, और वो मांग क्या होगी, पैसा, है ना। क्रिप्टो रैंसमवेयर में क्या होता है, फाइल को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है ताकि आप पैसा दे। लॉकर में क्या होता है, फाइल को लॉक करने की जगह सिस्टम की स्क्रीन ही लॉक कर दी जाती है। जब तक आप फिरौती नहीं देते लॉक ही नहीं खुलेगा स्क्रीन का। कुछ और डेवलपमेंट में देखिए, अकॉस्टिक साइड चैनल अटैक। लैपटॉप्स का यूज काफी ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, इसकी वजह से ये अटैक काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसमें क्या होता है, जो आपके लैपटॉप का कीबोर्ड है उसी सेम कीबोर्ड की इंटरप्रिटेशन जो है वो किसी साइबर अटैकर के पास रहती है, जिससे वो आप कीबोर्ड पे जो भी काम कर रहे हैं उसको सेम फॉलो कर लेता है। ठीक है, और खास करके कैसे फॉलो करता है, इसमें ना साइबर अटैक वाला जो बंदा होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है, जिसमें आप जो भी की के ऊपर स्ट्रोक कर रहे हैं, मतलब आप जो कीबोर्ड पे जो भी बटन प्रेस कर रहे हैं, उनकी साउंड से, एकॉस्टिक मतलब साउंड, उनकी साउंड से वो डिटेक्ट करेगा कि आपने क्या क्या बटन प्रेस किया। ठीक है, उसी साउंड को डिटेक्ट करते करते वो सेम तरीके से आपके कोड को पकड़ लेगा और फिर बाद में चोरी कर लेगा पैसे वगैरह की। ठीक है, स्पीयर फिशिंग की बात करेंगे। 50% इंडियन फॉर्म्स में स्पीयर फिशिंग पिछले 12 महीने में देखने को मिली। ये एक पर्सनलाइज्ड अटैक होता है, ईमेल के फॉर्म से ही होता है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हैंडल करने या स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए। स्मिशिंग की बात करेंगे, इंडियन साइबर एजेंसी ने इसके खिलाफ काफी बड़ी वार्निंग जारी करी है। स्मिशिंग क्या है, एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक है, मतलब इसमें ह्यूमन एरर अगर किसी भी मशीन में है तो उस एरर को एक्सप्लॉइट करते हुए सामने वाला बंदा जो है वो आप पे अटैक करेगा। जैसे आपके मोबाइल पे कुछ टेक्स्ट मैसेज आते हैं फेक लेवल के, है ना, ट्रिक आता है कि इसको डाउनलोड कर लीजिए, पर वो मालवेयर होता है, आप डाउनलोड कर लेते हैं या प्रेस भी कर देते हैं, थोड़ा सा बटन भी लगा देते हैं, टच भी कर देते हैं, तो सीधा सीधा सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हैकर के पास चली जाती है। वॉइस फिशिंग में आपकी आवाज से जो है उससे कोड वगैरह निकाले जाते हैं, उससे ट्रिक करके अटैक किया जाता है। फ्लू होर्स की बात करेंगे, ये नया एंड्रॉयड मेलवेयर अटैक है जिसको फ्लू होर्स कहते हैं। इसमें जो भी टारगेटेड यूजर हैं वो मैलिशियस ऐप को यूज करते हैं, खराब एप्स को यूज करते हैं जो आपको लगेंगी ओरिजिनल, पर आप डाउनलोड कर लेंगे पर वो फेक होगी। स्पैमोफ्लॉज की बात करते हैं, मेटा ने इसके ऊपर काफी ज्यादा एक्शन लिया है। दरअसल स्पैमोफ्लॉज एक वाइड स्प्रेड ओपन लेवल पे ऑनलाइन चाइनीज स्पैम ऑपरेशन है, जिसमें चाइना को प्रेज करने की कोशिश की जाती है इसका यूज करके, और बाकी कंट्री यूएस वगैरह दूसरे कंट्रीज को नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है। रशिया भी ऐसा ही सेम एक डॉपलगैंगर लाया था, जिसमें रशिया अपने आप को प्रमोट करा रहा था। आपके मतलब फीड में रशिया की बहुत बड़ाई नजर आएगी यूट्यूब वगैरह में या किसी सोशल मीडिया पे, बाकी कंट्रीज को नीचे दिखाया जाएगा ताकि आपके माइंड के साथ गेम किया जा सके। ठीक है,
अब बात करेंगे साइबर इनिशिएटिव बाय इंडिया की, जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन। सेंटर ने एक सिक्योर ईमेल सिस्टम बनाया है 10,000 यूजर्स के लिए जो कि मिनिस्ट्रीज के अक्रॉस काम करते हैं। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको डिजाइन किया है। इसका मेन पर्पस यही है कि सिक्योरिटी रिस्क जितने भी हैं उनके खिलाफ काम करके इवॉल्व करना खुद को। टीटीपी बेस्ड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क, इसका फुल फॉर्म है टैक्टिक, टेक्निक और प्रोसीजर। ये एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क है, आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर, जिसमें क्या किया जाता है, एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म डेवलप करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैरी आउट किया जाता है साइबर क्राइम के खिलाफ। चक्रा 2 ऑपरेशन की बात करेंगे, सीबीआई ने इसको लॉन्च किया था, इससे पहले चक्रा 1 लॉन्च किया गया था। इसका मेन पर्पस है साइबर क्राइम के खिलाफ एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके उसको कॉम्बैट करना। सीबीआई चक्रा 1 जब लेके आई थी तो इंटरनेशनल लेवल की पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ने सीबीआई का मदद भी किया था। कमांड साइबर ऑपरेशन और स्पोर्ट विंग की अगर बात की जाए तो आर्मी के द्वारा इसको रेज किया जाएगा ताकि साइबर स्पेस के जो चैलेंजेस हैं उनको हैंडल किया जा सके। मतलब साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस कैसे हमारे स्पेस में जो सैटेलाइट है उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके खिलाफ के लिए ये आपकी विंग जो है वो खोली गई है। ग्लोबल लेवल पे बात की जाए तो फर्स्ट एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन यूएस और 10 नेशंस के बीच में साइन किया गया ताकि हम लोग कमर्शियल लेवल पे जितने भी स्पाईवेयर हैं उनके मिसयूज या उनके थ्रेट को समझ सके। स्पाईवेयर का मतलब होता है कुछ ऐसा मैलिशियस खराब सा सॉफ्टवेयर जो आप अपने कंप्यूटर डिवाइस में इंस्टॉल नहीं करते हैं लेकिन अपने आप इंस्टॉल हो जाता है विदाउट योर नॉलेज, ठीक है, या आपके डिवाइस की सारी इंफॉर्मेशन स्टील करता है। थिएटर कमांड की बात करेंगे, 3 थिएटर कमांड को एस्टेब्लिश किया गया है आर्म्ड फोर्सेस रीच कंसेंसस के द्वारा। ये इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से मिलकर बनी है। इन्होंने कंसेंसस दिया है और 3 थिएटर कमांड 2024 तक आपकी रेडी हो जाएंगी। इसमें सीनियर लेवल के 3 जो स्टार जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल, ये इन तीनों थिएटर कमांड को हेड करेंगे। कौन कौन सी कमांड है, नॉर्दर्न बॉर्डर्स के लिए चाइना, नॉर्दर्न बॉर्डर कमांड चाइना के लिए, वेस्टर्न फ्रंट वाली जो कमांड है वो पाकिस्तान वाली साइड तैनात होगी, मैरीटाइम कमांड आपकी पेनिसुला इंडिया में तैनात होगी। थिएटर कमांड की बात की जाए तो कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पर्सोनल जो कि तीनों सर्विस में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर है वो इन सब का हिस्सा बनते हैं। शेखर कमेटी और कारगिल रिव्यू कमेटी ने रिकमेंड किया था कि थिएटर कमांड होनी चाहिए। इंडिया के पास 19 मिलिट्री कमांड है जिसमें 17 जो है वो आपकी सर्विस ओरिएंटेड है। करंटली इंडिया के पास 2 यूनिफाइड कमांड है, अंडमान और निकोबार की कमांड जो जोग्राफिकल है, एक स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है जो कि फंक्शनल है और कंट्री का जो न्यूक्लियर वेपन का एरिया है, आर्सेनल, उसको हैंडल करती है। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट 2023 इनके लिए निकाला गया है। इस बिल को हाल फिलहाल में पास किया गया। इसके तहत हाईलाइट क्या है, सबसे पहले इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की जाएगी, मतलब एक ज्वाइंट सर्विस कमांड खोली जाएगी जिसमें एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, इन सब के एक्ट के जो भी रूल्स है वो अप्लाई होंगे या इन तीनों में से किसी 2 के रूल्स अप्लाई होंगे और पर्सनल्स को अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में 3 में से 2 सर्विसेज के जो पर्सोनल हैं वो आएंगे और इसका हिस्सा बनेंगे। कमांडर इन चीफ काफी ज्यादा इसमें पावर होगी डिसिप्लिनरी एक्शन लेने को लेके। इसके अलावा एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है, जैसे आपकी अंडमान निकोबार कमांड होगी, डिफेंस बेस एजेंसी, ये सब तो चलती ही रहेंगी। इनके साथ साथ ये आपकी नई एजेंसी खोली जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें सुप्रीम रोल प्ले करेगी सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा केसेस का जो डिस्पोजल है वो बहुत अच्छे से, बहुत फास्ट मैनर में किया जाएगा। अगर आर्मी के पर्सन्स के ऊपर कोई केसेस लगते हैं तो उसमें ये ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व होगी। अब बात करते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 9 मेंबर की कमेटी जो है जिसको हेड किया प्रोफेसर के विजय राघवन ने, इसको हाल फिलहाल में कॉन्स्टिट्यूट किया गया जिसका मेन पर्पस था डीआरडीओ के रोल को रिस्ट्रक्चर और डिफाइन करना। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, इंडिया के अंदर। ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जिसका मेन पर्पस क्या है, इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी को बिल्डअप करना। ये मेन पर्पस क्या, मेन मिशन क्या करती है, ये टेक्नोलॉजी को सॉल्यूशन देती है किसके लिए, डिफेंस इक्विपमेंट को बनाने के लिए और भी ज्यादा आर्म्ड फोर्सेस को इक्विपमेंट देने के लिए। अग्नि और पृथ्वी सीरीज जैसी मिसाइल होगी, ब्रह्मोस हो गया, तेजस हो गया, फिर आपका पिनाका, आकाश हो गया, फिर मैन बेटल टैंक अर्जुन हो गया, ये सब का डेवलपमेंट डीआरडीओ के द्वारा ही किया गया है। आगे बात करेंगे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हाल फिलहाल में मेंशन किया है कि अराउंड 1532 सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सोनल है वो सुसाइड से मरे हैं पिछले 13 सालों में। सीएपीएफ जो है वो 7 हमारे देश में है, 7 सीएपीएफ फोर्सेस, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं। इनकी टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 11 लाख के आसपास है। विमेन का रिप्रेजेंटेशन 3.76% है। इनमें कौन कौन सी फोर्सेज आती हैं, सबसे पहले सशस्त्र सीमा बल 1963 में निकाली गई थी, ये आपकी फोर्स भूटान और नेपाल के बॉर्डर पे तैनात रहती है। बीएसएफ 1964 में निकाली गई थी, 65 में आई थी, इंडिया के पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे ये रहती है। एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन के खिलाफ भी काम करती है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स ये 1962 में इंडिया चाइना बॉर्डर पे तैनात की गई। असम राइफल 1835 में बनाई गई थी। इसको पहले छाछर लेवी कहते थे, ये ब्रिटिश टाइम से बनाई गई है
और इसके बाद सबसे पुरानी सीएपीएफ का दर्जा इसको दिया गया है। ये इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर असम के रीजन में भी कंट्रोल बनाए रखती है। ठीक है, सीआरपीएफ की बात करेंगे 1939 में निकाली गई थी रूल ऑफ लॉ और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, खास करके इंटरनल सिक्योरिटी को बनाने के लिए। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 1969 में आई थी, जिसका मेन पर्पस था जो भी आपके सेंसिटिव पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके ऊपर सिक्योरिटी को बिल्डअप करना। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, एयरपोर्ट्स, इन सब के ऊपर ये सिक्योरिटी रहती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करेंगे 1986 में बनाई गई थी, जिसका मेन पर्पस था टेररिज्म के खिलाफ काम करना। और ये टेररिज्म के खिलाफ सेम वैसे काम करती है जैसे जर्मनी के अंदर GST9 है, यूके के अंदर SAS है। बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की। सबसे पहले इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो इंडियन ओशन रीजन के लिए खोला गया है 2023 में, इसको 5 साल हो गए हैं। इसको इंडियन नेवी होस्ट करती है, जिसका मेन पर्पस क्या है कि किसी भी तरीके की इंडियन ओशन रीजन में अगर दिक्कत आती है उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक सेंटर में इकट्ठी हो। ये 2018 में गुड़गांव के अंदर खोला गया था। मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए लाया गया है। इंटरनेशनल लाइजन ऑफिसर 12 देशों के जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, जो कि इस सेंटर में इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएसए और बाकी सारे कंट्रीज। कोलंबो सिक्योरिटी कन्क्लेव की बात करेंगे। इंडिया ने 6th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की जो मीटिंग थी कोलंबो सिक्योरिटी कन्क्लेव की, वो मॉरिशस में अटेंड करी। ये 2011 में आपका इनिशिएट किया गया था कन्क्लेव, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के द्वारा। बाद में मॉरिशस को इसमें एंटर कर लिया गया। सेक्रेटेरिएट कोलंबो के अंदर है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए काम करता है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। ये 60th एनिवर्सरी इन्होंने अपनी सेलिब्रेट करी। एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए काम करती है। 1963 में बनाई गई थी। कोल्ड वॉर के एंड के बाद इसको क्लाइमेट चेंज जैसे कामों के लिए रखा गया और इनवाइट लीडर्स भी हैं इसमें, जैसे इसमें रशिया, इंडिया और चाइना को इनवाइट भी किया गया था, लेकिन अब रशिया को हाल फिलहाल में यूक्रेन पे अटैक के कारण इनवाइट नहीं किया गया। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी की बात करेंगे। इंडिया और बेल्जियम ने इसको साइन किया है ताकि क्रिमिनल मैटर्स दोनों कंट्रीज आपस में डील कर सके और एक दूसरे के जितने भी क्रिमिनल अगर एक दूसरे के कंट्री में छिपते हैं तो उन सबको समन दे सके, वारंट दे सके और क्राइम्स को रोका जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। सेक्शन 105 जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो इस पे अप्लाई होता है। ओपन स्काई ट्रीटी की बात करेंगे। रशिया ने ओपन स्काई ट्रीटी से खुद को पुल आउट कर लिया है और क्योंकि उनको लग रहा था यूएस भी पुल आउट कर लेगा। ओपन स्काई ट्रीटी क्या है? देखिए, एक अग्रीमेंट है जिसमें एक स्टेट दूसरे स्टेट को ये बोलता है एक शॉर्ट नोटिस देते हुए कि हम अनार्म्ड यानी बिना कोई आर्मी भेजे हुए हम आपके देश के ऊपर से क्या निकालेंगे, आप बोलिए कि अपने आपके देश के ऊपर से कोई अपना हवाई जहाज या कुछ मतलब एरियल इक्विपमेंट निकालेंगे ताकि हम आपके यहाँ की मिलिट्री फोर्सेस और एक्टिविटीज के डाटा को कलेक्ट कर सके, ताकि हमें भरोसा रहे कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप हमारे देश में भी कर सकते हो। ये 1992 में आई थी, 2002 में इन इफेक्ट हुई। 33 स्टेट्स ने रेटिफाई किया है। इंडिया और चाइना इसके मेंबर्स नहीं है। ओपन स्काई कंसुलेटिव कमीशन जो है वो इसके लिए काम करता है। ये ओपन स्काई अग्रीमेंट से डिफरेंट है। ओपन स्काई अग्रीमेंट क्या होता है? ये तो कार्गो सर्विस और नॉर्मल जो आपकी फ्लाइट वगैरह चलती है ना, एयर ट्रांसपोर्ट, ये उसके लिए साइन किया गया अग्रीमेंट होता है कि हमारी फ्लाइट आपके देश में रुकेगी, आपकी हमारे देश में, ये उससे अलग है। बात करते हैं न्यू स्टार्ट यानी स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी की। रशिया ने इसको सस्पेंड कर दिया है, मतलब अपना टाइज के साथ खत्म कर दिया है। न्यू स्टार्ट 2011 में इन्फोर्स हुई थी। ये वो ट्रीटी है यूएस और रशिया के बीच में। ये बोलती है कि स्ट्रेटेजिक जो आपके आर्म्ड इक्विपमेंट है, ठीक है, जो काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं, उनकी लिमिट को ज्यादा इंक्रीज नहीं किया जाएगा। खास करके इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज न्यूक्लियर वेपन्स को ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। ये ट्रीटी इसके लिए थी। इससे पहले स्टार्ट ट्रीटी को इसने रिप्लेस किया। स्टार्ट ट्रीटी 2009 में एक्सपायर हो गई थी। 2002 की स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, जिसको मॉस्को ट्रीटी भी कहते हैं, ये 2003 में इन्फोर्स हुई। इसके बाद आई न्यू स्टार्ट। अब रशिया इससे विड्रॉ कर चुका है। अब देखिए, अग्रीमेंट के तहत दोनों साइड्स ने क्या कहा था? हम ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड को डिप्लॉय नहीं करेंगे, ज्यादा बड़ी रेंज की मिसाइल नहीं बनाएंगे, मैक्सिमम 700 लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाएंगे, ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे। ये सारी चीजें ब्रीच कर दी जाएंगी। ठीक है, 2021 में यूएस और रशिया ने अग्री किया था कि ये ट्रीटी 2026 तक जाएगी, लेकिन अब रशिया हट चुका है। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन की बात करेंगे। यूएस ने इसको लॉन्च किया है। ये एक मल्टीनेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है जो कि यूएस की कंबाइंड टास्क फोर्स 153 के तहत लाया गया, ताकि रेड सी, बैबल मंडब और गल्फ ऑफ एडन में मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है उसको बिल्डअप किया जा सके। क्योंकि देखिए, हाउदीज के द्वारा यमन में सिविल वॉर चल रही थी। हाउदीज के द्वारा वहां पे जो कमर्शियल शिप जा रहे थे उनके ऊपर अटैक किया गया। इसलिए अपने शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कमर्शियल शिप की प्रोटेक्शन के लिए यूएस ने ये ऑपरेशन चलाया। केमिकल वेपन कन्वेंशन की बात करेंगे। यूएस ने केमिकल वेपन कन्वेंशन का जो अपना स्टॉक पाइल था, आखिरी स्टॉक पाइल, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। देखिए, एक अग्रीमेंट के तहत किया गया था। यूएस ने केमिकल वेपन कन्वेंशन को 1997 में रेटिफाई किया था। ये वर्ल्ड की सबसे पहली मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट अग्रीमेंट है कि आप अपने केमिकल वेपन्स के जो भी स्टॉक पाइल है उनको खत्म कर देंगे, क्योंकि ये मास डिस्ट्रक्शन के वेपन है जो आपको नहीं रखने हैं। इसको ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर हेग, नीदरलैंड में है। मेंबर है 193। इंडिया भी
इसका मेंबर है। इजराइल ने इसको साइन तो किया लेकिन रेटिफाई नहीं किया। इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया, साउथ सूडान जो है इन्होंने ना तो साइन किया ना रेटिफाई किया। इसका एक यूनिक फीचर है जिसको बोलते हैं चैलेंज इंस्पेक्शन, मतलब अगर दूसरे कंट्री को शक होता है कि इसका पहले कंट्री के पास ऐसे वेपन अभी भी रखे हुए हैं पर ये कह रहा है कि हमारे पास नहीं है, तो वो तुरंत जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं, मतलब सरप्राइज इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022 की जो रिपोर्ट है ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा निकाली गई है। ये स्वीडन बेस्ड इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो बात करता है आर्म्स कंट्रोल की, डिसआर्मामेंट की रिसर्च के ऊपर कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा देश रिसर्च को लेकर, डिफेंस को लेकर और वेपन्स को लेकर क्या क्या कर रहा है। 5 सबसे बड़े जो स्पेंडर्स हैं जो कि आपके मिलिट्री के ऊपर स्पेंड करते हैं वो है यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया और सऊदी अरेबिया। ठीक है, इंडिया 4th लार्जेस्ट स्पेंडर है 2022 के हिसाब से। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट भी काफी ज्यादा हाई है, मतलब हम डिफेंस को अब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, पहले सिर्फ इंपोर्ट करते थे। कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज न्यूज में है यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए यूएस के अंदर है साल्वेक्स जो नेवीज के बीच में होती है, फिर युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार। इजिप्ट उसके अंदर होती है एक्सरसाइज साइक्लोन 1। सऊदी अरेबिया में होती है अल हिंद। मालदीव्स के अंदर होती है एक्सरसाइज एकाथा जो कि नेवल एक्सरसाइज है और इक्विवेलेंट आर्मी के बीच में। उसके बाद यूएई है, यूएई में एक्सरसाइज जेड तलवार होती है। फ्रांस में होती है वरुण एक्सरसाइज, ठीक है, इंडिया के साथ। कजाकिस्तान में इंडिया करता है काजिंद ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। मंगोलिया में नोमैडिक एलिफेंट करते हैं हम, इंडिया मंगोलिया के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज है। जापान के साथ हम करते हैं जिमैक्स, धर्मा गार्जियन और वीर गार्जियन। बांग्लादेश के साथ इंडिया ने की नेवी एक्सरसाइज बंगो सागर। इंडोनेशिया के साथ करी समुद्र शक्ति नेवी एक्सरसाइज थी। ऑस्ट्रेलिया के साथ करी ऑसी इंडेक्स। श्रीलंका के साथ करी स्लाइनेक्स जो नेवल थी। मित्र शक्ति जो कि मिलिट्री थी। सिंगापुर जो कि सिम्बेक्स थी। कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइज ट्राई सर्विस एक्सरसाइज में सबसे पहले एक्सरसाइज कवच, ये अंडमान और निकोबार के क्वांट के द्वारा की गई। ये इंडिया की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के द्वारा मिलकर की जाने वाली एक्सरसाइज है। फिर है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, ये 2 साल में एक बार होती है, इजिप्ट के अंदर होती है। इसमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, ये एक एनुअल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया, यूएस, इटली, यूके और सेशल जो है वो इन्वॉल्व थे। फिर है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, इसमें ये मंगोलिया के अंदर हुई, इंडियन आर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। फिर है इनियोकॉस, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया। ये भी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ग्रीस एयरफोर्स के द्वारा होस्ट की गई थी। एक्सरसाइज ओरियन में इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, यूके, स्पेन, यूएसए पार्टिसिपेट किए। काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। आसियान के डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग के दौरान ये कंडक्ट की गई है, इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये रशिया में हुई थी। एक्सरसाइज मालाबार एक ज्वाइंट नेवी एक्सरसाइज है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस ने मिलकर करी। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, ये आपकी इंडिया, यूएस, इटली, यूके और सिचल के द्वारा कंडक्ट की गई। डेजर्ट फ्लैग, ये मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है जिसमें जो एयर फोर्सेस थी यूएई की, फ्रांस की, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरान, मोरक्को, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और यूएसए की, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो आई थिंक दैट्स इट। इसी के साथ आपका आईआर जो है पीटी 365 वो कंप्लीटली खत्म होता है। नेक्स्ट हम मिलेंगे पीटी 365 कल्चर के साथ जल्दी, ठीक है। थैंक यू।